हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विभू प्रताप है। मैं डोमिनेट सिविल्स का फाउंडर हूँ। आज हम एचसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने वाले हैं टॉपिक वाइज। हम ईयर कवर करेंगे 2011 से 2022 तक। आज हम इसमें साइंस, इकोनॉमिक्स और हरियाणा के सेक्शंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले फिजिक्स से। टॉपिक है यूनिट्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। इसमें 2019 में आपका पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था, वेक्टर। ठीक है, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को सिंबलाइज करता है। 2019 में गैल्वेनोमीटर, मेजर इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर, टोनोमीटर, ये पूछा गया था। इसमें से आपको एक भी पता है तो आपका हो रहा था। 2021 का क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन थे इस टॉपिक में जो मैंने इसमें डाल दिए कि बेसिकली करंट से थे। एक था ब्लॉकचेन का, ठीक है, दूसरा था बिटकॉइन का। देखिए, जो हम साइंस में जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो ये है कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक टॉपिक से ये 2 क्वेश्चंस तक पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि भी आपने एक टॉपिक पर्टिकुलर छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है उससे 2 या 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिटकॉइन की डेफिनेशन दे रखी थी। टेल्स आपको पता होगा, कार है, पॉकीमॉन को बहुत बच्चे खेलते होंगे। जो जूम है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, आप अपनी कॉल्स करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्लासेस चलती हैं जूम पे, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं? जैसे अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, अमेज़ॉन प्राइम जिस पे हम टीवी सीरीज़ वगैरह देखते हैं, हॉटस्टार हो गया, ये सब। ठीक है, ये भी एक करंट का क्वेश्चन था। नासा रोवर कहाँ लैंड हुआ था मार्स पे? इसका नाम क्या था? परसिवियरेंस। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एचसीएस। मोशन स्पीड का क्या क्वेश्चन था? 19 में था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। फ्लूइड्स में हम बात करते हैं, इसमें कैपिलरी और एडेसिव फोर्स। अब ये हम देखते हैं कैपिलरी एक्शन, हमें याद आती है एक्चुअली बायो। ठीक है, हम उसमें पढ़ते हैं कि फेलम और जाइलम जो होती हैं प्लांट्स की रूट्स, वो लेके जाती हैं ऊपर आपका फूड एंड मिनरल्स एंड वाटर। ठीक है, केमिस्ट्री में भी हम ये देखते हैं, पर एक्चुअली ये टॉपिक है आपका फिजिक्स का। ठीक है, ये बेसिकली कैपिलरी एक्शन के बारे में पूछा गया था। रेडियो एक्टिविटी, ये आपका टॉपिक रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में भी होगा, फिजिक्स में भी होगा। 2019 में क्या था? विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव मटीरियल? डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा आपकी रेडियो एक्टिव रेज हैं। यूरेनियम 2019 में जब न्यूट्रॉन से बम्बार्ड होता है तो क्या उसको कहते हैं? फिजन। 2 प्रोसेस होते हैं, फ्यूजन और फिजन। फ्यूजन आपका कहाँ होता है? जहाँ 2 लाइट मटेरियल्स, बेसिकली हाइड्रोजन जैसे आपका सन पे मिलके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक जितने हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो फिजन बेस हैं। फ्यूजन की हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार हमने वो डेवलप कर लिया तो हमें हमारी एनर्जी नीड्स पूरे प्लेनेट की सॉल्व हो सकती हैं एक साथ। अगला टॉपिक है ऑप्टिक्स, लेंस और आई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें नॉर्मली वो कन्वेक्स लेंस और, ठीक है, कनकेव लेंस के बारे में पूछते हैं। इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एनसीईआरटी से ही बेसिकली थे, उनको घुमाया गया था। ठीक है, आपका फंडामेंटल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप वो आंसर ढंग से कर पाओगे। हाइपरमेट्रोपिया, और इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कन्वेक्स लेंस। आपको याद रखना है कन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, कौन सा डाइवर्जेंट है ये आपको ध्यान रखना है। डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है, और जो मिरर है उसमें क्या है, दोनों के वो अलग हैं। 2021 में क्या था? इनमें से कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता? क्लेडिस्कोप। ये, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? बहुरूपक दर्शन। ये बेसिकली एक खिलौना होता है। बचपन में आपने शायद काफ़ियों ने देखा होगा, पाइप टाइप की होती थी, आप एक तरफ से आँख से देखते थे, उसको घुमाते थे, अंदर वो ग्लासेस चिपके होते थे, वो अलग अलग घूम के पैटर्न बनाते थे। और ये आज भी एक्चुअली यूज़ होता है, स्पेशली आर्किटेक्ट्स वगैरह इसको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हर बार वो एक नया पैटर्न बनता है, वो रिपीट पैटर्न नहीं होता, वो नया बनता है। 14 में क्या क्वेश्चन था? सिलेक्टिव स्कैटरिंग
किससे कॉज होती है? रेले इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं गैसेस डस्ट हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। जब वो सन की रेज आती हैं जैसे, तो वो ठीक है, उसी की वजह से आपका सन, ठीक है, कभी ऑरेंज दिखता है, ठीक है, स्पेशली बिफोर सनराइज, जस्ट बिफोर सनराइज और एट द टाइम ऑफ सनसेट, ठीक है, वो रेड अपीयर होता है। वो किस लिए होता है? सिलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से। और ये देखिए 2014 में उसी से रिलेटेड कंसेप्ट पे पूछा गया, एल्बिडो में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? क्लाउड कवर, ठीक है। एल्बिडो किसको कहते हैं? जब सन की रेज आती हैं तो वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर हम अर्थ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है? ठीक है, जितना वो डार्क होगा उतना ज़्यादा वो अब्जॉर्व करेगा। तो इसलिए हिमालयस पे अगर गंदगी पड़ी है, अगर वो काले हो गए हैं धूल मिट्टी से, तो वो अब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं और उससे आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, बर्फ़ जल्दी पिघलेगी आपकी। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 14 में देखिए दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से थे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट पीरियोडिकली ऑस्किलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, ठीक है, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स बट वाइब्रेटिंग इन प्लेन, ठीक है। 14 में एक और क्वेश्चन था, सोलर स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल फॉर लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर लाइंस। ये क्या होती है? मिसिंग वेवलेंथ की लाइन। अगला है साउंड। 2022 में क्या क्वेश्चन था? अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में पूछा गया था। 4 स्टेटमेंट दी गई थी, ठीक है। एक आपकी फॉल्स थी ये वाली, और 2 फॉल्स थी, 2 ट्रू थी। फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज नहीं होती, और इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड चेंज होती है। इसने कहा था ये गलत है, ठीक है। एकोकार्डियोग्राफी क्या एम्प्लॉय करती है? बेसिकली आपको पता होगा, मेडिकल डिवाइस है अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करती है, ट्रू। डेप्थ ऑफ सी क्या था? 21 में देखिए वो मिलता जुलता क्वेश्चन आया वेव्स पे, ठीक है, साउंड वेव्स पे। सोनार हम यूज़ करते हैं, ये क्या यूज़ करती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स, ट्रू, ठीक है। देखिए फिर इस पे स्पीड पे क्वेश्चन पूछा, तो जब भी आप ये वेव्स पढ़ रहे हैं आप स्पीड इनका देखिए कि कब वो चेंज होती है, कब उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड चेंज होती है, ठीक है। और ये कैसे हम सोनार का यूज़ करते हैं? वो टाइम रिफ्लेक्टेड इन, कि कितने टाइम में वो वेव्स आपकी वापस आई, वो मेजर करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द टाइम, और उस पे बेसिस पे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेटिज्म। 2022 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था डीसी करंट और एसी करंट्स का बेसिकली, ठीक है। इसमें ये डीसी करंट यूज़ करता है? नहीं, वो एसी करंट करता है। एसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, ठीक है। वो बढ़ता है घटता है। ट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो आपके डीसी होते हैं, उसमें वो कन्वर्ट करना ट्रांसमीटर्स का काम होता है जो आपके गलियों में लगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस यूज 222 एम्पियर, ठीक है। और मैग्नीट्यूड पासिंग थ्रू डिवाइसेस सेम। तो बेसिकली डीसी और एसी पे क्वेश्चन था, ये आपके एनसीईआरटी से कवर्ड हो रहा था। अगर इसको हम बेसिकली अपने 666 में भी कवर करेंगे साइंस में। अभी हम एंशंट कर रहे हैं, मिडीवल के बाद हम साइंस शुरू करेंगे 666 के अंडर। 2022 में एसी पे देखिए दोबारा क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल इन बार मैग्नेट, ट्रू, ठीक है। देयर इज़ नो फील्ड इनसाइड बार मैग्नेट, ये है फॉल्स। नो मैग्नेटिक फील्ड, वो गलत है। मैग्नेटिक फील्ड उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पे जितना वो बार के क्लोज होगा। तो बेसिकली नॉर्मली 2022 में इन्होंने ये किया है, 2011 से 19 तक देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे। 21 में भी थोड़ा बहुत इन्होंने लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दिया था, पर जो 2022 में इन्होंने क्या किया है वो 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे, और उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तभी आप आंसर कर पाएंगे उसको। आप रट के सिर्फ लूसेंट का रट्टा मार के नहीं जा सकते, आपको बेसिकली अपने कंसेप्ट क्लियर करने ही पड़ेंगे। और आपको 1 या 2 स्टेटमेंट भी आपको बेसिकली पता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। 2022 में इस पे ही था, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ट्रू। इलेक्ट्रिक जनरेट मैकेनिकल, ये भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपका डायनामो हो गया जो आपकी साइकिल वगैरह पे लगा होता है,
ठीक है, ये आपका फ़ैन हो गया, लाउड स्पीकर्स हो गए, ये आपको पता होने चाहिए। ये माइक्रोफोन्स हैं, ये कौन सी एनर्जी को किस वे में कन्वर्ट करते हैं, साउंड को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं या लाइट को एनर्जी में किस में कन्वर्ट, ठीक है, लाइट को आपका हो सकता है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट करें, या विंड एनर्जी, जैसे आपके प्लांट्स होते हैं तो वो जैसे विंड मिल हो गई तो आपकी वो विंड एनर्जी को, ठीक है, वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो आपको इसलिए हो जाएंगे 22 के। 21 में क्वेश्चन था बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर। ठीक है, कॉपर नहीं होता। सिल्वर हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, इसमें सबसे कम सिल्वर में आपका एनर्जी ट्रांसमिशन में लॉस होता है। एनर्जी लॉस जो होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे कम किस में होता है, सिल्वर में। ठीक है, ये तब भी लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 2021 के पेपर भी अगर आप देखें तो वो साइंस के वो लूसेंट से उसने काफ़ी कवर किया था, पर 2022 में वो यूपीएससी पैटर्न पे आया है। मैटर और सेपरेशन केमिस्ट्री। अब देखिए, मैंने लूसेंट की 10th एडिशन मेरे पास किताब थी 2021 की, तो काफ़ी टॉपिक्स मैंने, क्योंकि बच्चों को ढूंढने में समझ नहीं आता कि क्या करें, तो इसलिए मैंने इसको लूसेंट के चैप्टर वाइज काटा है और आपको पेज नंबर भी सामने मेंशन कर दिए हैं। जो उनसे टॉपिक मेरे को डायरेक्ट दिखे लूसेंट से, मैंने वो आप केमिस्ट्री एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, पर ये टॉपिक डायरेक्टली लूसेंट में भी थे। ठीक है, मैं पेज नंबर के साथ आपको इस एडिशन की किताब की लूसेंट की मेंशन किया है। ठीक है, इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, ट्रू डिपोजिशन। ठीक है, और टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर ओनली। देखिए, ओनली बहुत की वर्ड है, सिर्फ हम इसी से ज़रूरी नहीं है कि चेंज कर सकें, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है। अगला था इसमें पिगमेंट्स, आपका ये बेसिकली वो सेपरेशन के मेथड्स हैं कि भी किस लिए यूज़ होते हैं, तो ये पेज नंबर 3.04 पे दे रखा था आपका क्रोमेटोग्राफी। जो पिगमेंट्स होते हैं फ्लावर के, उसको कलर्स को हम सेपरेट करते हैं पिगमेंट्स को। उसके डिस्टिलेशन किस लिए यूज़ हो सकते थे हम, एसीटोन और वाटर को। सेंट्रीफ्यूगेशन बटर क्रीम, बेसिकली जब हम वो हाथ से, आपने देखा होगा तो हम क्या करते हैं, जब हाथ से मक्खन निकालते हैं, वो डंडा सा होता है, उसके आगे वो गोल सा नीचे बना होता है, तो जब उसको मक्खन को फेंटते हैं, मतलब बेसिकली वो उसको लस्सी को या, ठीक है, क्रीम को फेंटते हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है एक्चुअली, वो सेंट्रीफ्यूगेशन, कि आपका बटर नीचे बैठ जाता है, जो उसकी वो छाछ होती है वो ऊपर इकट्ठी हो जाती है। सब्लिमेशन क्या होता है, कैम्फर, बेसिकली वो डायरेक्ट अपना मेथड चेंज कर, मतलब एक स्टेट से, नॉर्मली ये होता है जो नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होने का है। सपोज कीजिए आप सॉलिड को, आपको गैस में बनाना है, तो सॉलिड पहले गैस में लिक्विड में बनेगा, फिर गैस बनेगा, पर कहीं कहीं पे कुछ प्रोसेस में वो डायरेक्टली, कुछ केमिकल्स में, सब्सटेंसेस में वो डायरेक्टली क्या होगा, सॉलिड टू गैस बन जाएगा या गैस टू सॉलिड डायरेक्टली बन जाएगा, बीच का स्टेट गायब होगा, बेसिकली जो आपका लिक्विड है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो 2022 में भी आप देखिए आप जो नोट करेंगे वो एक ही टॉपिक से, बेसिकली इट्स इज लाइक कि भी टीचर ने किताब उठाई, उसने एक टॉपिक खोला, उसी में से 2-3 क्वेश्चन बना के दे दिए, वो पेज भी नहीं पलट रहा, वो उसी से दे रहा है, तो आप कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते। आप सोचे कि ये टॉपिक आसान नहीं लग रहा मेरे को, मैं छोड़ देता हूँ, एक ही क्वेश्चन जाएगा, पर हो सकता है उससे 3 क्वेश्चन आपके चले जाएँ। अगला है बर्निंग ऑफ कैंडल। ये बहुत फेमस है क्योंकि ये एग्जांपल एक तरह से आपका, इसमें दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल भी हो रहा है और केमिकल भी हो रहा है। फिजिकल क्या, मोमबत्ती घट रही है आपकी, ठीक है, केमिकल आपको आइडिया हो गई, तो ये चीज़ है। ये बेसिकली एक्सेप्शन निकालना, वो एक पर्टिकुलर वो था, 3 या 4 स्टेटमेंट्स थी, उसमें से आपको एक ट्रू फाइंड करना था जो डेफिनेटली ट्रू है। उसका आंसर क्या था, बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। 2014 में क्वेश्चन था पेज नंबर 3.12 पे, बोहर मॉडल। तो देखिए ये बहुत वो है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोहर मॉडल एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम ऑन आयरन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ये आपका मॉडल जो है पेज नंबर 3.12 पे दे रखा है। 19 में एक कंसेप्ट था लेटेंट हीट का।
ठीक है, देखिए लेटेंट हीट भी इनका वन ऑफ द कॉमन टॉपिक्स है पूछने का कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर के चेंज किए उसको आप सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे में बदल रहे हैं। ठीक है, देखिए 2011 में दोबारा क्वेश्चन था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल। देखिए यही चीज़ आपकी रिपीट हो गई, उसको थोड़ा वो डिटेल दूसरे वे में चले गए। बर्निंग ऑफ कैंडल इन्होंने 22 में पूछा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, उन्होंने टॉपिक एज इट इज़ सेम उठाया। मेथड नॉट टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग, अगर आप पानी बॉइलते हैं तो उससे हार्डनेस ऑफ वाटर नहीं जाता। हार्डनेस किसकी वजह से होता है, जो उसमें सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से अगर हम साबुन यूज़ करते हैं झाग नहीं बनता, इसलिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर हमारा हार्ड वाटर भी है तो वो झाग बनाता है। 2011 में देखिए दोबारा इन्होंने पूछ रखा था लेटेंट हीट की डेफिनेशन, यही रिपीट इन्होंने 19 का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये 19 का इन्होंने दोबारा लेटेंट हीट का पूछ रखा है। 14 में भी वही था, 11 में भी वही था, 14 में नहीं, सॉरी 11 में और 19 में। ठीक है, अब देखिए 14 में एक और है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इन्होंने देखिए बर्निंग ऑफ, जब 11 में क्वेश्चन पूछा था तो बर्निंग ऑफ कैंडल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल पूछा था। तो देखिए अब टॉपिक सेम हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। वो 11 में पूछा, 14 में पूछा, ठीक है, 22 में पूछा, तो ये चीज़ है। अब रेडियो एक्टिविटी देखिए फिजिक्स में भी था, यहाँ पे भी है। विच ऑफ दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव पार्टिकल, डेल्टा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बेसिकली दोनों जगह आप पढ़ सकते हो। मोस्ट कॉमन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इन नेचर, यूरेनियम 238। अब देखिए उन्होंने उस टाइम हमने फिजिक्स में देखा था, उन्होंने क्या पूछा था, जो 19 या 21 में क्या पूछा, 19 में क्या पूछा था, फिजन वाला। तो बेसिकली आपका यूरेनियम किसका है, वही टॉपिक वो रिपीट कर रहा है। हैवी वाटर कंटेन ड्यूट्रियम इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हैवी वाटर कहाँ आपका यूज़ होता है, न्यूक्लियर प्लांट्स में। ठीक है, तो देखिए वही क्वेश्चन उन्होंने पहले भी पूछ रखा है, वो बाद में उन्होंने रिपीट किया, वो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर को लेके ही था। ठीक है, अगला है एसिड, बेस और पीएच। अब देखिए 21 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सब्सटेंसेस विद पीएच बिलो 7। ठीक है, आपको पता होगा जो बिलो 7 होते हैं वो थोड़े एसिडिक होते हैं, जितना वो कम होता रहेगा ठीक है, मान लो पीएच वैल्यू 1 दे रखे तो बहुत ज़्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, ये पेज 328 पे आपके टेबल दे रखे। ये सारे ऑप्शन जितने दे रखे थे सारे पीएच बिलो 7 है। गैस्ट्रिक जूस, कॉफ़ी, एप्पल जूस, लिक्विड इन कार्बेटरी। तो एसिड बच्चों को समझ आ गया होगा, जो कन्फ्यूजन हुआ होगा वो कॉफ़ी में और एप्पल जूस में। तो ठीक है, कॉफ़ी में भी तब भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप कॉफ़ी या टी ज़्यादा पी रहे हैं सपोज़ कीजिए, तो आपके पेट में गैस हो जाती है, स्पेशली अगर आप खाली पेट पी रहे हैं। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी लॉन्ग आवर्स सिटिंग देते हैं, वो सिर्फ कॉफ़ी पीते रहते हैं या चाय पीते रहते हैं। ठीक है, तो उनके पेट में गैस वगैरह होना बहुत कॉमन है, स्पेशली अगर वो उसके साथ कुछ नहीं खा रहे। तो जो मेन चीज़ आपको याद रखना है वो है एप्पल जूस। ठीक है, वो जूस में होता है, ठीक है, वो एसिडिक होते हैं। तभी आप अगर स्पेशली जो आप प्रिजर्वेटिव वाले जूस हैं, ठीक है, जो भी डब्बे में आते हैं आपके, अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो उससे आपके दांत भी स्पॉइल होते हैं। ठीक है, वो टोटली हेल्दी नहीं होता, इसलिए कहते हैं फ्रेश जूस पियो विद इन हाफ आवर। ठीक है, जितना वो फ्रेश होगा उतना बेटर है। ठीक है, 2011 में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय कंप्लीटेड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विल बी 7। तो बेसिकली ये 7 से लेके ही 7 को ही पूछ रहे हैं, पीएच बिलो 7। ये क्या बेंचमार्क रख रहे हैं, 7 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये आपकी कट ऑफ लाइन है। ठीक है, आपका जो पीएच जो लेवल है, ठीक है, 7 से बिलो उनको एसिडिक होता है, 7 से अबव उनको बेसिक होते हैं। गैस लॉज और टेम्परेचर के बारे में ये 14 में इन्होंने एडियाबैटिक एक्सपेंशन के बारे में पूछा था। ये भी आपका एनसीईआरटी में वगैरह में दे रखा है और लूसेंट में भी मिल जाएगा आपको। सॉल्यूशंस पे क्या क्वेश्चन पूछा था, पेज नंबर 3.40 पे दे रखा है। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इट गेट्स कोगुलेटेड।
कोगुलेटेड मतलब एक तरह से इकट्ठा होना। कोलाइडल, जैसे कोलाइडल के आपके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो मिल्क है, ठीक है, ये सब जो है आपके कोलाइडल के एग्जांपल है। बटर वाले जो हैं, ठीक है, तो जो छाछ वाला आपका वो पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शंस में वो ब्लड भी दे सकता है इस टाइप से। तो ये पेज नंबर 3.40 पे मेंशन्ड है। 3.41 पे देखिए 14 में इन्होंने, देखिए वो सेम टॉपिक है, अगले ही पेज से क्वेश्चन पूछ लिया। उस टाइम उन्होंने पहले बोहर मॉडल पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे उसी पेज से। अभी देखिए 14 में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ब्राउनियन मोशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन जिगजैग मैनर। अगला है फ्यूल्स। फ्यूल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। 22 में क्या था, बायोगैस पे, ठीक है। ये बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए बायोगैस ये हैं, ठीक है, आपकी जो एलपीजी वगैरह है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह क्या हैं, ठीक है। इन्होंने रीजनिंग की बात की थी, एजर्शन दिया था, रीजनिंग दी थी। तो देखिए वो कैसे वो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स मोर कंसेप्चुअल एंड यूपीएससी टाइप क्वेश्चन। वो क्या कर रहा है इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में। आप पहले देखिए कि वो पहले स्टेटमेंट ठीक है, हैव लार्ज मीथेन, इट रिलीजेस नो स्मोक और रेसिड्यू, करेक्ट। बायोगैस ऑल्सो हैव CO2, बट इसकी जो एनर्जी लेवल है वो नेचुरल गैस से कम है, तभी वो नेचुरल गैस वो एज अ बेटर फ्यूल है, वो महंगा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, वो तभी वो फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है नेचुरल गैस। तो ये करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट्स, पर ये इसकी रीजनिंग इसके लिए गलत है, ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। अगला है वाटर। देखिए वही 22 में क्वेश्चन पूछा, उस पर 19 में भी वही क्वेश्चन इन पे गैसेस के बारे में कि उनके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, ये आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। 14 में भी वही उसी टाइप का। देखिए 14 और 19 में क्वेश्चन वही एलपीजी वाला ये रिपीट कर दिया ऑप्शन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये बेसिकली मैचिंग वाला था, तो आपको एक भी पता है तो आप बेसिकली मैच करके निकाल सकते हैं। तभी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना टॉपिक वाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूपीएससी के तो आपको मिल जाएंगे, यूपी के भी मिल जाएंगे, पर अगर आपका टारगेट हरियाणा है तो आपको हरियाणा के भी करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक है मेटल्स और कंपाउंड। 21 में क्या था, एक्वा रीगिया पे क्वेश्चन था। ये कहाँ पे दे रखा है, पेज 3.155 पे। ये किसका कंपोजिशन है, HCl और नाइट्रिक एसिड का। इसका क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था, विच इज़ एक्वा रीगिया उन्होंने पेपर में नहीं दिया था, पर उन्होंने ये क्वेश्चन, विच इज़ यूज टू क्लीन गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो इसमें काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठे थी कि वो नाइट्रिक एसिड है या क्या है, ठीक है। तो उसमें एक्वा रीगिया में आपका साफ साफ दे रखा है पेज 3.55 पे कि नाइट्रिक एसिड वाला है। 2022 में क्वेश्चन है कैल्शियम कंपाउंड्स। एक जो इन्होंने अगर आप टॉपिक देखेंगे मेटल एंड कंपाउंड्स में, लूसेंट में एक टॉपिक है आपका केमिस्ट्री में, वो कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, वो आप पूरा देखिए, उसका टेबल बना के रखिए। बेसिकली वो एनसीईआरटी में भी कवर्ड है, पर अगर आप लूसेंट से देख रहे हैं या एनसीईआरटी से देख रहे हैं, आपको कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम पता होने चाहिए। इस पे ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 22 में क्या क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लू विट्रॉल। ये एडिशनल इन्होंने इस बार ऐड कर रखा था, नहीं तो अदरवाइज ये चीज़ें आपकी ऑप्शंस कॉमन होती हैं। चाहे आप 21 में देखिए, उस पर क्या पूछा था, वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग कंपाउंड क्या है, जो आप सफ़ेदी करते हैं क्या आपका यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, वाइट वॉशिंग के लिए वॉशिंग सोडा, इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहा। इसमें आपको लूसेंट खोलनी है, ठीक है। उसमें कंपाउंड मेटल्स में जाओ, कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम को डिटेल में पढ़ो, ठीक है। उसको आपको एज इट इज़ पता होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो HCS का वन ऑफ द फेवरेट है, इवन स्टेट PCS का, अदर का भी, आप यूपी का भी चाहे PCS दे रहे हैं या किसका दे रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही उन्होंने देखिए 21 में भी वही, देखिए एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स के, ठीक है। 14 में क्या था, कैल्शियम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, बेसिकली कॉमन सॉल्ट जो पूछ रहा है, फार्मूला क्या है, पे स्टार्टिंग में दे रखा है पेज 3.57 पे, NaCl, ये पूछा था। अब है डिस्कवरीज, ठीक है, इन्वेंटेड बाय सर हम्फ्री डेवी, ठीक है। ये मैक्सिमम बच्चों को शायद याद ना भी हो,
ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आपको 100 में से 100 नहीं करने। इन्होंने बेसिकली क्या डिस्कवर किया था, क्वेश्चन जो आप पेपर में पूछ रखा था वो था सेफ्टी पिन। ठीक है, पर ये किस लिए फेमस थे कि इन्होंने क्लोरीन, आयोडीन और डेवी लैम्प भी डिस्कवर किया था। डेवी लैम्प का माइनर्स के लिए था, जो कोल माइनिंग वगैरह करते थे उनके लिए ये बहुत यूज़फुल था, तो उसकी वजह से ये बेसिकली फेमस हुए थे। वही उन्हीं के नाम पे डेवी लैम्प हुआ था। इन्होंने ही सेफ्टी पिन भी डिस्कवर की थी। ठीक है, ये शायद नाम भी मिला हो बुक में आपको, तो कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं आपको 100%, किसी को भी 100% नहीं आता। टॉपिक 8 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, एक है जहरीली शराब, एक है जो आपकी नॉर्मल दारू होती है। आपके पास हूच ट्रेजेडी वगैरह ये बहुत कॉमन है। अभी भी पीछे गुजरात में तो लास्ट वीक इलेक्शन वगैरह कुछ होने थे, तो वहाँ पे भी ये ट्रेजेडी हुई है। गुजरात में और राजस्थान में, हरियाणा में भी काफ़ी होती रहती है। बिहार बहुत कॉमन है आपका। ठीक है, वो इलेक्शन के टाइम बांट देते हैं। तो अगर वो मिथाइल अल्कोहल है तो उसकी, अब जैसे पता होना चाहिए कि घटिया शराब का इलाज क्या होता है, अच्छी दारू। तो अगर बंदे ने घटिया दारू पी ली है जिससे उसको वॉमिटिंग वगैरह लगी है, तो आप उसको क्या पिलाओगे, ढंग की दारू। ठीक है, ढंग की दारू का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको टीचर्स 50 या शिवास रीगल पिला रहे हो। बेसिकली इसका मतलब ये होता है जो आपकी बॉटल आपकी दारू प्रॉपर होती है, जो प्रॉपर प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग होके आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। टॉपिक 9 मैन मेड सब्सटेंसेस, इसमें पॉलीमर्स और अदर। 21 में क्वेश्चन था लीस्ट लाइकली टू बी यूज टू मेक परफ्यूम, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, उसमें उन्होंने ईथर वगैरह ये सब ये चीज़ें दे रखी थी। ठीक है, 19 में क्वेश्चन था पॉलीमर पे, इसकी डेफिनेशन बेसिकली पूछी गई थी। पेज 3.94 पे साफ साफ दे रखी है। 11 में क्या क्वेश्चन था, ठीक है, कलर्ड ग्लास ऑफ गूगल हैव लैंथेनाइड ऑक्साइड। ये आपका ग्लासेस पेज 3.8 पे दे रखा है, पर आई एम नॉट श्योर कि ये ऑप्शन उसमें गूगल्स ग्लासेस को लेके दे रखी है, जो आपके गॉगल्स जो होते हैं उसको लेके दे रखी है। ठीक है, तो पर वो ग्लासेस के उन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है कि कौन से ग्लास में क्या मिनरल वो यूज़ करते हैं। ठीक है, चाहे उसको कलर देने के लिए हो, ठीक है, चाहे उसको कुछ अपीयरेंस देने के लिए हो या कलर, ठीक है, उस टाइप के। सोप्स, डिटर्जेंट, ये भी काफ़ी कॉमन टॉपिक है। ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियर दे रखे हैं। ठीक है, पर ये आपका अगर लूसेंट आप फॉलो कर रहे हैं तो वो पेज 3.92 पे दे रखी है। एक्शन ऑफ सोप के बारे में पूछा गया था, उस पर 2 स्टेटमेंट थी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सोप मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ऑयली ड्रॉपलेट्स। आपको पता होना चाहिए, अगर सोप मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं डिटर्जेंट वाले, तो एक्शन क्या है, वो सांप जैसा वो होता है। ठीक है, एक सर होगा सांप जैसा और वो टेल उसकी अलग होती है। तो कौन सी चीज़ कहाँ चिपकती है, और एक चीज़ आपकी वाटर रिपेलेंट होती है, तो वो एक बार वो डर्ट पे चिपक के वो उसको डर्ट को खींचती है। वो आपका एनसीईआरटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होगा तभी आपका ये क्वेश्चन हो पाएगा। 11 में भी क्वेश्चन था इस पे लेके, सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इवन अभी अगर आप ओडिशा पीसीएस के पेपर देखें, ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स के, तो उसमें भी इस टॉपिक पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अदर्स टॉपिक जो कहीं नहीं मेरे को समझ आए कि कहाँ डालूँ, तो वो है क्या है 2022 में, विच इज़ नॉट इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है। जो बाकी थे वो प्रिजर्वेटिव है। ये क्या होता है आपका आर्टिफिशियल शुगर वाला के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैच करना था। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री इसमें हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल प्रोसेस इन लिविंग। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल प्रिंसिपल्स। बेसिकली आपको 1-2 भी पता है, या आप तुक्का भी इसमें इजीली गैस वर्क मार सकते हैं। 22 में एक क्वेश्चन और था, नॉन मेटल। ये बायोलॉजी में भी है या केमिस्ट्री में भी हम बोल सकते हैं। एग्जैक्ट पूछा था टोटल % ऑफ कार्बन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये डायरेक्टली आपका लूसेंट में दे रखा है। अगला है बायोलॉजी। तो हमें केमिस्ट्री में बेसिकली क्या मिल रहा है देखने को, कि केमिस्ट्री का अगर मैं आपको समरी बताना चाहूँ कि भी कहाँ से आपको फोकस करना है। पहली चीज़, आप कोई टॉपिक फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, कोई टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक टॉपिक से ये 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा चीज़ आपको करना है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम।
मेटल्स टॉपिक के अंडर। तीसरा जो क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है, जैसे आपका एसिटिक एसिड वगैरह हो गया, इस टाइप से लैक्टिक एसिड हो गया, तो नॉर्मली जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं टेबल से पूछ रहे हैं। लूसेंट का अगर आप केमिस्ट्री का खोल के देखें तो उसमें टेबल्स हैं कुछ में, ठीक है, वहाँ पे एक जगह ही सारे डेटा वो उन्होंने रॉ फीड बेसिकली डाल रखा है, फैक्ट फैक्ट फैक्ट। तो वो आप ज़रूर पढ़ें, आप कुछ चाहे पूरी लूसेंट नहीं भी पढ़ सकते तो आप ठीक है वो फैक्ट ज़रूर पढ़ें। आप साथ में अगर एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के साथ वो टेबल्स लूसेंट की उनकी चाहे पिक खींच के रख लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए, मतलब बेसिकली पिक खींच के कैम स्कैनर वगैरह में खींच के उसकी एक पीडीएफ बना लीजिए। आप सिर्फ वो पेज देखें या उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, एक कटिंग कर लीजिए, सिर्फ आप टेबल्स ज़रूर उसके देखें केमिस्ट्री में। बायोलॉजी किंगडम्स पे क्या पूछा गया था, पेलियोलॉन्टोलॉजी, ये क्या होती है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब जैसे अगर जो बच्चे ने फ्रेंड्स देखा होगा तो उसमें रॉस क्या था, पेलियोन्टोलॉजिस्ट था वो, ठीक है, वो फॉसिल स्टडी करता था, ठीक है। 19 में क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया याद होगा, पर इसके ऑप्शन ज़रूर देख लेना। जो एचपीएससी ने कंसिडर किया था वो आंसर था ये, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस उठे थे, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया वगैरह ये बच्चे मार्क कराए थे। तो पर आंसर जो एचपीएससी ने दिया था वो था प्रोकैरियोटिक, ठीक है। और ये सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने एक साथ डाल दिए। 22 में क्वेश्चन था, ये देखिए गोल्गी बॉर्डर्स, इसमें आपको एक या दो भी पता है, एक भी पता है तो आपका आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो साइंस में बेसिकली अगर ये स्टेटमेंट वाइज में जा रहे हैं तो आपको एक भी पता है तो आपके करेक्ट हो रहे हैं। आपका सिर्फ फ़र्क ये आता है कि आपका थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। आप जब पेपर अटैम्प्ट करने बैठते हैं तो आपका थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 2 घंटे का पेपर आप 1 घंटे में मैं कर दूंगा क्योंकि फैक्ट मैं रट सकता हूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। आराम से करो पेपर, कौन सा किसी की शादी में जाना है, पेपर करने आए आराम से बैठ के करो, प्रॉपर टाइम दो, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। 2022 में, ठीक है, ये क्वेश्चन था, डायरेक्टली एनसीईआरटी से है। लूसेंट वगैरह भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपसे हो जाएगा, लूसेंट नहीं कर सकते एनसीईआरटी कर लीजिए, काफ़ी है। 22 में क्वेश्चन क्या था, ईस्ट पे, इसके बारे में ट्रू, 2 स्टेटमेंट ट्रू थी, 2 फॉल्स थी, ठीक है। फंगाई होते हैं, फॉर्म साइडो माइसेलम बडिंग प्रोसेस एनारोब्स, ऑल आर डायमॉर्फिक, ऑल आर पैथोजेनिक। अब देखिए ये यूपीएससी ट्रेंड पे आ गया, ठीक है। यूपीएससी ट्रेंड में क्या हो रहा था, अगर आप 18 तक का 17-18 तक का पेपर देखें तो उसमें होता है कि आप ओनली वाले या ऑल वाले स्टेटमेंट गलत कर सकते हैं। वो पैटर्न यूपीएससी ने बदला है 19 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अगर आप 23 का, आप ये नहीं सोच सकते कि आप ऑल आर डेफ कि जहाँ पे ऑल या ओनली मिल गया वो गलत ही होगा, ठीक है। पर आपको यूपीएससी की ट्रिक्स सारी पता होनी चाहिए, स्पेशली इस टाइप की ट्रिक्स थी, ठीक है। मेरे पास टेबल बने हुए हैं, ठीक है, मैं एक वीडियो बाद में करा दूंगा। तो क्योंकि आपको देखो पेपर में आप यूज़ करो ना करो दैट इज़ अप टू यू, पर आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो आपको कैसे यूज़ करना है। क्योंकि एचपीएससी में इशू ये है कि ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग कर रहा है, ठीक है, और 5th ऑप्शन के साथ है, ठीक है, कि अभी तक किसी को नहीं पता कि उसके माइनस हुए नहीं हुए, कुछ नहीं किया, ठीक है। जो हैशटैग वाला ऑप्शन था, तो बच्चे 100 के 100 कर रहे हैं, ठीक है, 100 के 100 अटेम्प्ट मार के आए हैं, काफ़ी मारते हैं क्योंकि 1/4 ऑप्शन भी है, 1/4 नेगेटिव है, और साथ में आपको हैशटैग भी भरना ही है अगर आप वो नहीं भरते तो, ठीक है। तो इसलिए आपको यूपीएससी की ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए, वो एक वीडियो में मैं बाद में करवा दूंगा। 2021 में प्रोबायोटिक का यूज़, प्रोबायोटिक आपके क्या होते हैं, बेसिकली इस टाइप की दही वगैरह में जो होते हैं, आपका लैक्टस बैकुला होता है, ठीक है, जो ठीक है, अभी भी अगर आप ठीक है, जैसे आप बचपन में अगर हॉस्पिटल जाते थे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं दी जाती थी, आपको बस बोल दिया जाता था डॉक्टर का कि अगर आपका पेट वगैरह ख़राब है या वो है, ठीक है, हजम आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, कि दही खिलाओ बच्चे को, लस्सी पिलाओ। पर आज अगर आप हॉस्पिटल में जाएं बच्चों के या जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप की एंटोजर्मिना वगैरह, ठीक है, एंटोजर्मिना होगी, इकोल होगी,
ठीक है, छोटी छोटी शीशियाँ सी होती हैं, ठीक है, मुश्किल से 5-6 ml की, वो दे दी जाती है, 40 से 45 रुपए की आती है। एंटोजर्मिना है, ठीक है, इसके पाउडर भी आते हैं, शैशे आते हैं, ताकि वो बेसिकली आपका जो गट का बैक्टीरिया है, जो फ्लोरा है, उसको वो ठीक करे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो प्रोबायोटिक का यूज़ क्या है, बेसिकली दही वगैरह, एंटोजर्मिना वगैरह, आपका ये लैक्टस बैसिला होता है। क्या होता है उसमें, लैक्टस बैसिला। ये बेसिकली आपका नेचुरल फ्लोरा को, जो आपकी इंटेस्टाइन में फ्लोरा है, गट है, जो बैक्टीरिया है, उसको नॉर्मलाइज करता है। 2014 में क्या क्वेश्चन था, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें देखिए आपको इसमें जो ऑप्शन थी उसमें पैसिव भी था, ऑस्मोसिस भी था, डिफ्यूजन भी था। तो मैक्सिमम बच्चे अगर गलत मार्क करेंगे ऑस्मोसिस से कर देंगे। ठीक है, तो आपको ऑस्मोसिस भी मीनिंग पता होना चाहिए। हमने ऑस्मोसिस आपका इवन जब कैपिलरी रिएक्शन या ऑस्मोसिस भी बायो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेल्स में जो आपका हमारी बॉडी में जो लिक्विड एक्सचेंज होता है वो सब होता है। ठीक है, और यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक 2-3 साल रहा है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम आरओ पानी पीते हैं उसमें क्या होता है। 2014 में क्या था, बायो फर्टिलाइजर्स। ये क्या होते हैं, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए वही, ठीक है, 21 में प्रोबायोटिक यूज़ पूछा गया। ठीक है, वही बायो फर्टिलाइजर, उससे मिलते जुलते कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बेसिकली आपके प्लांट्स के लिए होते हैं, ये आपकी खुद की हेल्थ के लिए होते हैं, आपके ह्यूमन एनिमल्स के लिए होते हैं। 14 में मेजर फंगाई दैट अफेक्ट फूड ग्रेन इन स्टोरेज एरिया। स्टोरेज, ठीक है, इन स्टोरेज आर एस्परगिलस। और दूसरा भी आपको याद रखना है, जो आपका अफेक्ट करता है फूड ग्रेन की स्टोरेज को, वो है पेनिसिलिन। ठीक है, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पेनिसिलिन को किसने इन्वेंट किया, डिस्कवर किया था। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था या किसने डिस्कवर किया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2011 में फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है। देखिए नेक्स्ट नाइट्रोजन को लेके थोड़ा ये वो है, बेसिकली इसकी तरफ झुके हुए हैं। ये नाइट्रोजन के लेके जो वो है, ये पूछा गया है। ठीक है, आपका इसमें भी हमने अगर ये पहला टॉपिक देखा था, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, 19 में क्वेश्चन था, इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो वही टॉपिक ये रिपीट कर रहे हैं, उसी को थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं या उसी को घुमा रहे हैं। अगला है रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्लड। अब 22 में क्वेश्चन था, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर विल लीव द लंग्स व्हेन प्रेशर इनसाइड लंग्स मस्ट बिकम हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसमें काफ़ी बच्चे डायफ्राम का वर्ड देख के, क्योंकि डायफ्राम हम पढ़ते हैं, सबसे पहला चीज़ें जो देखते हैं बायो में, लंग्स रेस्पिरेशन को पढ़ते हुए डायफ्राम होता है। तो काफ़ी बच्चे वो डायफ्राम करके मार्क कराए थे, पर इसका आंसर वो है। ये बेसिकली आपको क्या कंक्लूड करवाता है कि आप रट्टा मार के नहीं जा सकते, आपको बेसिक क्लियर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आपको एनसीईआरटी हैं, आपको किताबें, उससे करो तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा था 22 में, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो चाइल्ड ग्रुप बच्चे का क्या हो सकता है। ये टेबल होती है ब्लड ग्रुप्स पे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आए तो नॉर्मली मैक्सिमम में आंसर आपका ये ही आते हैं। ठीक है, ए और बी और ओ और ए बी, बेसिकली वो सारे उसने डाल दिए। आपको यूनिवर्सल डोनर भी पता होना चाहिए, यूनिवर्सल रिसीवर भी पता होना चाहिए, और करंट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोल्डन ब्लड किसको कहते हैं। रेयर ब्लड्स में आता है, वो हमारी अगस्त वाली पीडीएफ में, करंट अफेयर्स में आपका क्लियरली दे रखा है, अगस्त या जुलाई वाले में वो क्लियरली दे रखा है कि गोल्डन ब्लड में कौन से होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लड्स में आते हैं वो। 14 का क्वेश्चन क्या था, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, इन ऑल वर्टिब्रेट्स और सम इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे ह्यूमन हो गया, इनको हम सब क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड और वो पीछे बैकबोन वाला और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ये सब नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन दोनों में मिलता है, और हीमोग्लोबिन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। हेल्थ डिजीज विटामिन्स, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आते हैं इस पे।
इस पे दो ट्रेंड देखे गए हैं, ठीक है। एक तो ये बेसिक से पूछती हैं, ठीक है। साथ में ये लोग क्या करते हैं, करंट में जो भी चीज़ आई होती है, कोई डिजीज़ अगर सपोज करो आई है तो उस पर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं बायो में, ठीक है। विटामिन जब आप कर रहे हैं तो आप उनके साइंटिफिक नेम, जैसे 22 का क्वेश्चन है, अ विटामिन इन विच इज़ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट। तो अगर आपको हार्मोन का आइडिया नहीं है, विजुअल पिगमेंट का भी आइडिया, विजुअल पिगमेंट कौन सा होता है आपका, विटामिन ए, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। आपको उससे रिलेटेड डिजीज भी पता होनी चाहिए, साइंटिफिक नेम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बहुत बच्चे ने गलत करके आए थे जेनेटिक डिसीजेज में, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये सारी आपकी जेनेटिक डिजीज़ हैं। जेनेटिक डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो एक जनरेशन टू नेक्स्ट पास हो जाती है, ठीक है। बच्चे काफ़ी कलर ब्लाइंडनेस मार्क कराए थे, वो नहीं होती, उसमें मेल और फीमेल का वो होता है, ठीक है। मेल और फीमेल का डाइवर्जन रहता है, ठीक है। और स्पेशली ये कॉमन, ये मेल में ज़्यादा होती है, और स्पेशली जहाँ पे आप अपने मतलब जैसे बोलते हैं ना, गोत्र में शादी कर दी या फर्स्ट कज़न्स में शादी कर दी, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें कॉमन होती हैं, और वो उसमें मेल में नॉर्मली ज़्यादा मिलती है, फीमेल में नहीं मिलेगी। जो फीमेल बच्चा होगा उसमें चांसेस बहुत रेयर हैं, पर मेल में ज़्यादा होती है, स्पेशली अगर आप एकदम आप फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न्स, मतलब बेसिकली आप रिलेटिव्स में शादी करते हैं, तो जेनेटिक डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और 2021 के क्या क्वेश्चन है, सिम्टम और डिजीज़ मैच कीजिए। टाइफाइड, कॉलरा, आपको पता होना चाहिए वाटर बॉर्न कौन से हैं और वो क्या है। टाइफाइड, अब देखिए गर्मियों में काफ़ी पेशेंट्स हमने देखे थे जो टाइफाइड के, अभी पीछे लास्ट मंथ तक हमारे पास काफ़ी केस आए थे टाइफाइड के, ठीक है। टेस्ट कराओ टाइफाइड का, वो निकलता था। हाई फीवर, क्योंकि इस टाइम पिछली कोविड के टाइम भी जब सेकेंड वेव वगैरह ख़त्म हो गई थी तो काफ़ियों को लग रहा था कि भी इनको कोविड हो गया, क्योंकि उनका बुखार नहीं टूट रहा था, पर वो टाइफाइड निकल रहा था, ठीक है। टाइफाइड, उसमें स्टमक पेन भी होती है, स्किन रैश भी होता है। इसका आप एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड का वैक्सीन भी आता है, ठीक है। आप एकदम टाइफाइड होने के बाद नहीं लगा सकते, आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा। आप अगर स्पेशली बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गोलगप्पे, स्पेशली गोलगप्पे, ठीक है, रोड साइड वगैरह के, तो आप समर वेकेशन जैसे ही समर शुरू हुआ करें, आप अपना टाइफाइड का वैक्सीन लगवा कीजिए, ठीक है। और इसमें स्किन रैश, स्टमक पेन भी होता है। इसका सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, हाई फीवर, आपका जो बुखार जाता है 104, 102, ये बहुत कॉमन है टाइफाइड में। कॉलरा, इसमें आपकी जो पॉटी है वो एकदम पानी जैसी होती है, राइस वाटर स्टूल्स, ठीक है। टीबी आपको पता ही होगा, परसिस्टेंट कफ। चिकन पॉक्स होता था बच्चों, आपको ये तो आइडिया हो गई कि क्या है, रेड स्पॉट्स, ठीक है। और आपको टीबी भी का भी गोल भी पता होना चाहिए कि हरियाणा कब तक ट्राई कर रहा है और इंडिया कब तक ट्राई कर रहा है कि टीबी का एंड करने का। इसका ट्रीटमेंट जो सरकारी अस्पताल में मिलता है वो डॉट्स के नाम पे मिलता है, ठीक है। डॉट्स कोई दवाई नहीं होती, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। डॉट्स कोई दवाई नहीं होती, ठीक है। और तो उसका जो सरकारी वो होता है वो 9 महीने का कोर्स होता है। पर अगर आपके लिम्फ नोड्स वगैरह में है, ठीक है, अगर आपकी टीबी हुई है तो उसमें आपका कोर्स ड्यूरेशन बढ़ जाता है, आपकी दवाइयाँ लंबी चलती हैं, क्योंकि जो आपकी दवाई है, सॉल्ट है, वो लिम्फ नोड्स में पूरा का पूरा, अगर मान लो आपको 10 ग्राम दवाई दी गई तो 10 की 10 नहीं पहुंचेगी, उसमें से सिर्फ 1 ग्राम ही आपके लिम्फ नोड में पहुंच पाएगी। और एक और चीज़ याद रखनी है कि एक बोन की टीबी भी होती है, ठीक है। अगर आपके घर में एल्डर्स वगैरह हैं, ठीक है, और उनको मान लो कोई इशू है बोन रिलेटेड वगैरह, बैक बोन वगैरह में, तो आप टीबी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है कि खांसी उनके ना हो रही हो, पर वो बोन की टीबी में आपकी खांसी नहीं होती। और जो इसका टेस्ट होता है हॉस्पिटल में उसको क्या कहते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, आपके हाथ लेंगे, जो आपका आर्म है, ठीक है, वहाँ पर आपको इंजेक्शन से आपका, ठीक है, दवाई डाल देते हैं, वहाँ पे पेन से गोला मार देंगे। 2 दिन रुकते हैं, और 2 दिन के बाद अगर वो चेंज करता है कलर आपका स्किन का, तो मतलब आपको टीबी है। टीबी का एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इंडिया में बहुत प्रेवलेंट इसलिए है क्योंकि ठीक है, ये इसके बैक्टीरिया नॉर्मली हर ह्यूमन में आपको मिल जाएंगे, पर ये कब आती है, कब, ये टीबी इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पहली चीज़। दूसरा, जब भी आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होगी, आपको टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे।
इसलिए कभी भी आप ऑपरेशंस वगैरह कराने जाते हैं, मान लो आपके पेरेंट बीमार हैं या एल्डर्स हैं जो आपके घर में, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, उनका टीबी टेस्ट भी किया जाता है। अब देखिए 2021 में क्या क्वेश्चन थे, कोविड रिलेटेड, कोविड चला हुआ था उससे पहले 19 ऑनवर्ड, तो ठीक है, इससे 3 क्वेश्चन कोविड रिलेटेड आए थे 21 में। पहला ऑफिशियल नेम क्या था इसका, सार्स, बच्चे कंफ्यूज थे मर्स में या सार्स में, ठीक है। मैच करने थे, इसमें कुछ मिशन दे रखे थे, कवच, वैक्सीन, मैत्री, श्री शक्ति, आपको एक भी पता है तो आपके मैच हो रहे थे। एक ये था नॉट नीडेड सैंपल फ्रॉम नोज और थ्रोट, ये क्या है, ट्रू नेट, ठीक है। ये बेसिकली आपने अगर मेरा बजट का वीडियो देखा होगा, बजट में डायरेक्टली मेंशन था, ठीक है, कि भी ट्रू नेट टीबी का टेस्ट है, ठीक है, वो पीडीएफ में भी डायरेक्टली मेंशन्ड है, ठीक है। और इसी का ये इन्होंने कोविड के टेस्ट के लिए भी इन्होंने यूज़ कर लिया है, क्योंकि कोविड ऐसा तो था नहीं, 10 साल से 20 साल से था, तो काफ़ी टेस्ट जो दूसरी बीमारियों के लिए थे वो इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। उनमें से वन ऑफ द था इस ट्रू नेट। तो इसमें से नाक या गले का सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप टीबी टेस्ट कराने जाते हैं, आपकी नाक या गले से ऐसे वो बड डाल के सैंपल नहीं लेते। 14 का क्वेश्चन था मैस्टाइटिस इन एनिमल्स, ये एक बैक्टीरियल और वायरस डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो आपकी मान लो गाय या ठीक है, भैंस वगैरह है, उसको जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से उसका दूध आप लोग निकालते हैं, ठीक है, वो स्वेलन हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरस भी हो सकती है। आपकी वहाँ पे क्लीनिनेस नहीं है, या ठीक है, हाथ जो उसको टच कर रहा है, जो दूध निकाल रहा है, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, बैक्टीरियल भी है, वायरस भी है। 11 में क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी वायरल इन्फेक्शन है, रेबीज़। कॉलरा नहीं था, टाइफाइड नहीं था, वूफिंग कफ नहीं था। अब देखिए कॉलरा और टाइफाइड इन्होंने 11 में भी पूछा है, ठीक है, और आपकी 21 में भी पूछ लिया, ठीक है, कॉलरा और टाइफाइड, ठीक है। जो आपको टीबी टूबी तो आइडिया होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर इस टाइप की ये इजी क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा नहीं है, उसमें आपको हो सकता है इन दोनों का ऑप्शन दोनों जगह मिले, तो आपको इसमें हो सकता है आपको एग्जैक्ट दोनों का पता होना चाहिए, दोनों में से एक आपको पता होना चाहिए, टाइफाइड या कॉलरा का। अगला है प्लांट फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन और प्लांट न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू CO2, ठीक है। बेसिक फोटोसिंथेसिस आपको पता होगा कि क्या होता है, उसमें कार्बन CO2 नहीं बनता, क्योंकि दिन के टाइम हो रहा होता है आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिन के टाइम पेड़ क्या छोड़ता है, आपकी ऑक्सीजन, वो क्या नहीं छोड़ता, CO2। तभी कहते हैं ना कि भी दिन की भी आप दिन के टाइम पेड़ के नीचे सो सकते हैं, पर रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस टाइम वो CO2 देता है, CO2 रिलीज करता है। 14 में क्या क्वेश्चन था, इंक्रीज इन CO2 इन एटमॉस्फेयर, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ना बायो के इन्होंने इन्वायरमेंट के साथ कंबाइन कर दिए हैं, तो कुछ तो मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इन्वायरमेंट एज अ सच सेक्शन HPSC में नहीं दे रखा, पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसको रोक तो नहीं सकते, वो करंट के नाम से पूछ सकते हैं क्योंकि अगर UPSC के पुराने क्वेश्चंस भी देखें 2011 से पहले, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट कोई स्पेशल टॉपिक नहीं था, वो किस में बच्चे पढ़ते थे, आपकी ज्योग्राफी में या बायोलॉजी में, दोनों सेक्शन में इन्वायरमेंट आपका कवर था, ठीक है। तो 14 में, ठीक है, एक और क्वेश्चन था, टिम वैरायटी, ये सब पाइन, फिर ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं, जिनमें सीड इंक्लोज ओव्यूल में उसके नहीं होते, बेसिकली वो सीड उसके ढके नहीं होते, नेक्ड सीड जिनको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ठीक है हिमाचल कश्मीर वगैरह जाते हैं तो आपको पाइन और फर के काफ़ी पेड़ मिल जाएंगे, उसके सीड्स गिरे होते हैं, देखिए आप कवर्ड नहीं होते, ठीक है। काफ़ी लोग इकट्ठे भी करके लाते हैं इसके पाइन के, ठीक है, एज अ डेकोरेटिव पीस, जो सीड्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं क्योंकि, ठीक है। अब ये 14 में सीड प्लांट पे क्वेश्चन था, टेक्निक, सीड प्लांट टेक्निक किसके लिए यूज होती है, पैडी के लिए। 19 में क्वेश्चन था, पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल कौन सी होती है, क्रोमेटोफोर। देखिए अब इसी टाइप का क्वेश्चन इन्होंने, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने वो भी पूछा था, जहाँ पे हमने वो किया था सेपरेशन के मेथड्स केमिस्ट्री में, ठीक है, वही वो चीज़ उन्होंने दोबारा पूछी है, उसी का वर्जन। तो रिपीट हो रही हैं चीज़ें, एक ही टॉपिक से दो
एक ही टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं उसी साल। 2022 में क्या क्वेश्चन था, ठीक है, निट्रिफिकेशन। देखिए अभी ये नाइट्रोजन का फिर से वही आ गया कि जैसे उसमें पहले हम पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वगैरह, तो अब यही इन्होंने बेसिकली डेफिनेशन दे दी थी डीनेट्रिफिकेशन निट्रिफिकेशन की। तो दोनों स्टेटमेंट गलत थी और डीएनए और आरएनए दोनों कंटेन नाइट्रोजन। ठीक है, आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है, आपकी जीन्स जो कैरी करते हैं, ठीक है, और ये इन दोनों में नाइट्रोजन आपका होता है। लाइटनिंग के टाइम नाइट्रोजन कन्वर्टेड टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ट्रू। ठीक है, बेसिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूट लेग्यूम्स। ठीक है, अब देखिए 21 में भी क्वेश्चन था इस पे। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका नाइट्रोजन वाला है, फिक्सिंग वाला, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड। ठीक है, तो इस पे ये बार बार यूपीएससी एचपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। साइंटिस्ट के बारे में मैच करने थे, ये कोई ज़्यादा वो नहीं था। ठीक है, लुईस पैस्चर ने क्या डिस्कवर किया, इसमें आपको 1 या 2 भी पता है तो आप हो जाएगा आपका। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बच्चों को पता होगा, एंटीबायोटिक्स, रॉटिंगन, एक्सरे डिस्कवरी। अब ये 19 में देखिए मैच करके भी उसी टॉपिक से इन्होंने 19 में एक और क्वेश्चन पूछ लिया। साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 21 में क्वेश्चन था करंट पे कि नोबेल प्राइज़ विनर कौन था। ठीक है, बेसिकली मैच करने थे, 2020 के नोबेल प्राइज़ विनर्स के दे रखे थे। तो ठीक है, आपको उसमें जो बच्चे गलती करते हैं इवन यूपीएससी में, वो बहुत डिटेल में जा जाते हैं। अगर आप विजन की बुकलेट्स वगैरह देखें, ठीक है, पूरी की पूरी वो इतनी डिटेल दे देते हैं कि भी जैसे अगली डिस्कवरी उस पर हमने ही करनी है। पर यूपीएससी का पेपर देख लीजिए, स्टेट पीसीएस का देख लीजिए, वो स्टेट पीसीएस वाला होगा, वो नाम पूछ लेता है कि कौन से साइंटिस्ट को मिले। ठीक है, आपको 1 या 2 पता होंगे तो आप मैच कर लेंगे। ठीक है, चाहे आप उत्तराखंड का इस साल का पेपर देख लीजिए, आप हिमाचल का देख लीजिए। ठीक है, न्यूक्लियर प्राइज़ विनर हर कोई पूछता है। अभी पीछे में मेरे ख्याल से उत्तराखंड का हुआ था, उसमें 2 क्वेश्चन थे न्यूक्लियर, ये नोबेल प्राइज़ पे 2 क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ पे 2 एग्जैक्ट 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो और जो यूपीएससी में अगर आप दे रहे हैं तो वो बेसिकली क्या पूछता है कि क्या डिस्कवरी हुई। ठीक है, जैसे कि क्रिस्पर, ठीक है, आपकी कैस्पर करके वो थी। ठीक है, वो जीन एडिटिंग सीजर्स हैं। ठीक है, अगले साल भी उसने उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो वो अपने आप को वहाँ तक सीमित रखता है, वो इतना आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा कि भी वो ऐसे नहीं पूछता जितनी विजन दे देते हैं। ठीक है, आप इसकी चाहे 365 उठा लीजिए वो। ठीक है, आपको कोई अगली डिस्कवरी नहीं करनी, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। ठीक है, आपको कोई साइंटिस्ट नहीं बनना वहाँ पे जाके कि आप अगली डिस्कवरी करो। ठीक है, 19 में क्वेश्चन था जानकी अम्माल, ये क्या थी, फर्स्ट वुमेन पीएचडी फ्रॉम मिशिगन। इसकी फील्ड पूछी गई थी, ये किस फील्ड की है, बॉटनी। ठीक है, तो ये इसलिए पूछी गई थी क्योंकि ये करंट में ना उस साल गूगल ने वो कर रखा था अपना बेसिकली, ठीक है, जो अपनी उसकी वो साइट पे वो सर्च इंजन में आती है ना, तो जो इसका कुछ ईयर्स हुए थे। तो आप ये सब याद एग्जैक्टली नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता क्योंकि वो ठीक है उसकी, ठीक है, गूगल सर्च इंजन पे इमेजेस तो चेंज होती रहती है, आप साल भर कुछ ना कुछ डालता रहता है, आप सारा याद नहीं रख सकते। ठीक है, टॉपिक 7 क्या है, ये प्लेनोलॉजी, ये मैं पहले भी कवर हो चुका है। एक क्वेश्चन था 19 में, इसमें 18 में ही, सॉरी ये 19 के ही है, सॉरी ये गलत मार्किंग होगी, ये 14 के होंगे, आई एम नॉट श्योर, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। कि रेडियो कार्बन डेटिंग 30,000 साल से ज़्यादा पेड़ों के लिए यूज़फुल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जो कार्बन 14 है, C14, वो ख़त्म हो जाता है। तो हम कार्बन डेटिंग में क्या मेजर करते हैं, C14। ठीक है, अगर आपने यंग शेल्टन्स के एपिसोड देखे होंगे तो उसमें भी उसने होगा, ये एज इट इज़ 5th सीज़न में, 5th या 4th सीज़न में, ठीक है, उसने इस पे एक पूरा का पूरा वो, ठीक है, लेक्चर था। ठीक है, यंग शेल्टन का भी। 18 में क्वेश्चन पूछ लिया था एमियोटोफोबी क्या होता है, ये फियर ऑफ वॉमिटिंग होता है। हो सकता है आपको याद हो, नहीं हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बाउंसर्स होते हैं, आपको थोड़े छोड़ने पड़ेंगे।
उन्नीसवें क्वेश्चन, ये स्टडी क्या पूछा गया था? इचेथोलॉजी स्टडी फिश, जियोफोनिक्स स्टडी एग्रीकल्चर, सिटोलॉजी स्टडी व्हेल और डॉल्फिन, आर्कोलॉजी स्टडी ऑफ माइट्स। तो बेसिकली अदर टॉपिक्स में है, आप कवर कर सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए एनवायरनमेंट के भी मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे उठा के डाल दिए। मैं एनवायरनमेंट पूरा नहीं देख पाया था, कवर नहीं किए थे, क्योंकि जब मैं मार्किंग कर रहा था मैं एनवायरनमेंट बना दिया था, पर बाद में HCS का सिलेबस देख के, मतलब HCS के सिलेबस में एनवायरनमेंट एज सच मेंशन नहीं है, पर HCS क्वेश्चन पूछ रहा है। काफ़ी बच्चे करते हैं कि मान लो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि भी हरियाणा तो दे नहीं रखा, हरियाणा GK या वो, ठीक है, हरियाणा बजट इकोनॉमिक सर्वे दे नहीं रखा तो क्यों हम पढ़ें? भाई नहीं पढ़ो, पर HCS क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन वो पूछता है, वो एक्सपेक्ट करता है आपको पता हो, आंसर्स पता हो। 14 में इन्वायरमेंट के क्या क्वेश्चन थे? बायोलॉजी में मैंने डाल दी इसको। NGT कब इस्टेब्लिश हुआ? 2010 में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब किससे आया? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992। वाइल्ड लाइफ एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल वार्मिंग। ये देखिए तो दोबारा रिपीट हो गया, CO2। इन्होंने 14 में भी पूछा, 19 में भी पूछ लिया। अब आपको थोड़ा बेसिकली और आइडिया देने के लिए 22 के क्वेश्चन। अब देखिए ये तो थोड़े बेसिक से हैं, लॉ से को लेके, पर देखिए 22 में ये UPSC की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। आपका लिचेंस, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि वो एल्गाई और फंगाई का कॉम्बिनेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, ठीक है। तो ठीक है, वो UPSC में ये फेवरेट टॉपिक्स रहे थे पास्ट में, तो वो UPSC के लेवल पे वो अपने आप को ला रहा है, ठीक है। सेंचुरीज ऑफ हरियाणा पूछी गई थी, ये आपकी डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से थी इस बार की। आप इकोनॉमिक सर्वे के मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोट्स देख लीजिए, ठीक है। वीडियो बनाने का तो टाइम नहीं मिल पाया, पर अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं बना दूंगा, पर वो इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स वैसे काफ़ी होंगे। तो उसमें सेंचुरीज हरियाणा की 5 दे रखी थी, 5-6, तो आपको पता होंगी, उससे मैचिंग थी। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। आपको जो याद रखना होता है वो वाटर वेपर होता है, बाकी तो हम थोड़ा गैस वर्क कर देते हैं, पर हमने नहीं पढ़ रखा वाटर वेपर बहुत, ठीक है। इसका जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, जो थर्मल हीटिंग कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। मैच कन्वेंशंस आए थे। अब देखिए डायरेक्टली ये UPSC के पास टाइप के क्वेश्चन है। बेसल, रॉटरडैम, मिनीमेटा आपका क्या था? मरकरी वाला। स्टॉकहोम क्या था? POP, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। नेशनल पार्क्स एंड स्टेट मैच, ठीक है, आपको नेशनल पार्क और स्टेट्स को मैच करना था। बालफ्रॉम, महावीर, हरियाणा, नमदफा। अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो आपके मैच हो रहे थे। स्पेशली ये नमदफा बहुत फेमस है, ये कहाँ पे? अरुणाचल में। ये 4th वाला मेरा मिस हो गया नाम, ठीक है, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ एक नाम और था, 4 थे, तो 4 मैच करने थे। अगर आपको एक भी पता है तो बच्चे जो गलती करते थे वो ये था, क्योंकि असम भी ऑप्शन में था, तो काफ़ी वो नाम दफ़ा को असम के साथ मैच कराए थे, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। क्योंकि जब वो इस टाइप के ईजी क्वेश्चन देते हैं तो वो दोनों ऑप्शंस बहुत वो ट्रिकी रखते हैं। उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि आपको एक भी पता है तो आपके चारों के चारों हो जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक मैं वीडियो करवा दूंगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेरे पास कंपाइल्ड है प्रॉपर, ठीक है, नोट्स, तो उससे बाहर आपका ठीक है नेशनल रिजर्व्स पे, चाहे वो UPSC हो चाहे PCS हो, उससे बाहर आपका वो आएगा नहीं, ठीक है। आपको कब चाहिए होगा प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर सकूं। अब आते हैं हरियाणा पे। हरियाणा के टॉपिक्स, पहला फिजिकल ज्योग्राफी। 11 में क्या क्वेश्चन था? ठीक है, देखिए 11 में 2 क्वेश्चन सेम थे, ठीक है। हरियाणा लाइज बिटवीन, डिग्री पूछा गया था, पर इसमें साथ में एक और क्वेश्चन में इसने लैटिट्यूड भी मेंशन कर दिया था। और पॉपुलेशन डेंसिटी हरियाणा की कितनी है? 573, ठीक है। ये सेंसस के अकॉर्डिंग, कौन सेंसस लिख दिया? सेंसस है। ये बेसिकली बेसिक ज्योग्राफी वो है, कहीं भी आप हरियाणा का पढ़ते हैं तो कवर्ड होता है। आपको हरियाणा का बेसिकली 10 सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आप हरियाणा का बजट और इकोनॉमिक सर्वे उस साल का पढ़ लें, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि भी आप उसमें रेवेन्यू डेफिसिट समझ रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट समझ रहे हैं, GDP समझ रहे हैं, वो आपके इकोनॉमिक्स की चीज़ें, ठीक है। तो वो चीज़ें का मतलब नहीं होता। अगर आप खुद भी
क्योंकि 23 में एग्ज़ाम होने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली वो आपका मई में हो जाएगा। तो ठीक है, हो सकता तो आपको इस साल का बजट भी देखना पड़ेगा। अगर उससे पहले होता है तो आपको इस साल, ठीक है, आपको इस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे देखना पड़ेगा। अगर वो मई में होता है तो आपको इन एडिशन उस साल का भी देखना पड़ेगा, 23 का। पर उसमें ये आइडिया नहीं है कि पेपर कब बनता है। अगर क्योंकि पेपर पहले बन जाता है आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे से पहले, तो आपको इसी साल का बजट एज अ सेफ्टी जोन रख के चलना पड़ेगा। अगले हैं टॉपिक और स्कीम पॉलिसीज़ हरियाणा की। 11 में काफ़ी क्वेश्चन थे हरियाणा पे, ठीक है। 14 में कम हुए, 19 में कम हुए, 22 में भी कम है। स्कीम और पॉलिसी पर एक एक नंबर काउंट होता है, बच्चों का 2-2 नंबर से रह जाता है, ठीक है। वो सिर्फ वो 2 नंबर की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आपका पीटी निकले। तो स्कीम और पॉलिसी में अब मैंने आपको, अब ध्यान रखिए, बजट में मैंने आपको वीडियो में बोला था कि अगर कोई पॉलिसी या स्कीम उस साल आई है जिस साल आपका पेपर है, 1 साल के अंदर आई है, तो आप उसको डेट के साथ याद रखें। अगर वो पॉलिसी या एक्ट या कुछ है वो पहले आ रखा है, पुराने टाइम में 3-4 साल पहले, तो मैक्सिमम आपको ईयर बस पता होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वो 1 साल के अंदर आया विद इन ईयर ऑफ ए पेपर, अगर मान लो आप 23 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको, ठीक है, 22 में जो भी पॉलिसी या बजट में जो आपके मेंशन्ड हैं, आपको उनके ईयर और डेट याद होने चाहिए। तो देखिए 11 में HR न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी, एग्जैक्ट डेट आज थी, ठीक है, अडॉप्टेड ऑन, ठीक है, ईयर भी नहीं, एग्जैक्ट डेट। 11 का एक और क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है, देखिए विद इफेक्ट फ्रॉम कब से आई, 30 दिसंबर 2011। एग्जैक्ट डेट पूछा है, देखिए जिस साल, अगर वो 1 साल के अंदर हुआ, एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए 11 में HR, ये SEZ एक्ट, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट, ये कब हरियाणा में लागू हुआ था, 2006 से। एक्ट कब का है ये, 2005 का। हरियाणा में कब लागू हुआ, सेंट्रल ने बनाया 5 में, हरियाणा ने कब लागू किया, 6 में। अब देखिए पुराना है, 4-5 साल पुराना है, तो इन्होंने साल पूछा, इन्होंने ईयर नहीं, वो डेट नहीं पूछी। 11 का क्वेश्चन, पैन हरियाणा नरेगा कब से आया, 2008 से, ईयर दे रखा था, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नरेगा आया था तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले एज अ पायलट बेसिस पे लाया गया, उसके बाद धीरे धीरे शुरू किया गया, ठीक है। आपको नरेगा का एक्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बेसिकली 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट देता है, ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर को, ठीक है, मतलब अनस्किल्ड काम के लिए। वर्कर आप चाहे स्किल्ड हो, डजेंट मैटर, ठीक है। 9,000 समथिंग रेट है हरियाणा का, आपका बजट या इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है कि हरियाणा नरेगा की वेजेस में वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्टेट है, ठीक है। अब देखिए 11 में HR, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन से साल में एक्ट आया, ये 5 में, ठीक है। देखिए एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन पूछ लिए सेम साल में, ठीक है। HR गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन पॉलिसी मल्टीपल स्टेटमेंट थी। 14 में हर समर्थन कब लॉन्च हुई, एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी, ठीक है। ये 14 होगा या फिर ये 18 होगा, ये सॉरी 19 होगा, हाँ ये 19 है, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये आपका 19 है। 14 में हैरिस क्या इन्फॉर्मेशन देता है, आपका लैंड रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखिए ये चीज़ आपकी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली कवर्ड है, तो आपको ये 2 डॉक्यूमेंट छोड़ के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे मैं इस साल के बजट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस काट दिए ताकि आपको और थोड़ा आइडिया लग सके। 14 में क्वेश्चन था लेबर पॉलिसी कब से, 6 से, ठीक है। अगर हम ट्रेंड देखें 11-14 में इन्होंने हरियाणा के काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे स्कीम वगैरह वाले, ठीक है। 19 ऑनवर्ड्स इन्होंने हरियाणा के स्कीम्स ईयर इस टाइप से पूछना छोड़ दिया था। 21 और 22 का अगर हम ट्रेंड देखें तो उन्होंने बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे, 3-3, 4-4 क्वेश्चन थे हरियाणा रिलेटेड, ठीक है। पर वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से थे आपके, ठीक है, उससे ज़्यादा इन्होंने पूछा ही नहीं, ठीक है। वो 14 में शिक्षा सेतु कार्ड के बारे में स्टेटमेंट थी, सारे करेक्ट थे, ठीक है। ये देखिए 5 मई 2013 में लॉन्च हुई थी, तो हरियाणा का करंट से पूछा हुआ था, जो आपका बजट में उस साल के दे रखा था। ऑर्गेनाइजेशन,
देखिए ऑर्गेनाइजेशन की ना नॉर्मली आप बेसिक चीज़ एक तो याद रखिए कि जितनी एनिमल रिलेटेड है, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो मेजॉरिटी हिसार में होंगी। अगर वो वीट वगैरह इन सब को लेके है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लेके कुछ डिस्कवरी वगैरह हुई है, वो आपकी करनाल में होती है, ठीक है। दूसरी और तीसरी चीज़ अपने इसमें याद रखनी है, पर जो आपकी अभी जो बाजरा वगैरह और कोर सीरियल्स का जो सेंटर बना है, वो अभी रिसेंटली कहाँ बना था, भिवानी में, आपके बजट में डायरेक्टली मेंशन्ड है। 2022 का क्वेश्चन एनडीआरआई करनाल के बारे में। 1936 में एस्टेब्लिश हुआ, रीनेम्ड एज इम्पीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। 1923 में एस्टेब्लिश हुआ बेंगलोर में, करनाल शिफ्ट हुआ 55 में। 36 में इसका नाम चेंज हुआ था। अब ये काफ़ी क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे इसको गलत कराए थे कि भी 36 के आसपास तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा था 1935। उनकी रीजनिंग ये थी, खुद से मैंने बात करके देखी थी, उनकी रीजनिंग ये थी कि भी 35 में तो वो चल रहा था, तो उसका नाम उस टाइम क्यों चेंज करेंगे, जब ठीक है इम्पीरियल तो वो हो जाता है ना, ब्रिटिश का वो हो जाता है। पर अगर ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट थी, अगर आप विकीपीडिया देखें इंडिया रहेगी तो वो है, क्योंकि ये इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड पूछते हैं ना, ये डेयरी रिलेटेड थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में दूध वगैरह का थोड़ा ज़्यादा है, तो ये डेयरी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर पूछ रहे हैं, ठीक है। 19 में क्या क्वेश्चन था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसमें 4 जोन होते हैं, 6 स्टेट 11 असिस्टेंट हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो ये है ना, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में क्लियरली मेंशन है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का मेरा आपने अगर टेलीग्राम चैनल से मेरे ठीक है डोमिनेट सिविल प्रीलिम्स से डाउनलोड कर रखा है, तो उसमें ये चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड है। चाहे ये चीज़ें पुरानी होती हैं तो ये चीज़ें भी हमें कवर करनी होती है, तभी मैंने वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे कि पूरा का पूरा आपका कवर करें, ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आपका मकसद ये नहीं है कि भी आपको ये ठीक है, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने वगैरह के लिए सोचो मत कि भी पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ एक पर्पस है कि एग्ज़ाम निकालना है, ख़त्म बात। 14 में क्वेश्चन था, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फेडरेशन लिमिटेड किसके अंडर रजिस्टर्ड है, हरियाणा सोसाइटी एक्ट के अंडर। कब से, एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी। तो देखिए 11 और 14 में इन्होंने एग्जैक्ट डेट काफ़ी पूछी थी, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट डेट पूछना छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका जो HCS क्या ट्राई कर रहे हैं HPSC कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके पेपर दें, दूसरे स्टेट के बच्चे भी आके मेरिट पे वो लड़ें, ठीक है। तो वो थोड़ा हरियाणा का एग्जैक्ट स्पेसिफिक कम कर रहे हैं, पर वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो 14 में एक और क्वेश्चन था, डेयरी कोऑपरेटिव कितने मतलब 3 टायर की होती है, इसके टायर्स पूछे गए थे, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो उसमें ऑप्शन शायद तहसील भी दे रखा होगा, ठीक है, या इस टाइप से टाउन दे रखा होगा, पर आंसर था विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। 14 में भी उसी टाइप का टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड किसके अंडर फॉर्म हुआ था, HR एक्ट नंबर 19 ऑफ 2008। वेयर इज़ जीन बैंक ऑफ वीट। देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि अगर एग्रीकल्चर का आपको क्रॉप आइडिया नहीं है इनका, और तो अगर वो आपको तुक्का मारना है तो बेसिकली आप जा सकते हैं करनाल के साथ, अगर वो एनिमल से रिलेटेड है, अनलेस वो डेयरी हो, ठीक है, क्योंकि और बफलो क्लोनिंग वगैरह का आपको याद रखना है, ठीक है, कि वो NDRI में हुई थी काऊ क्लोनिंग जो है, और हिसार में भी HU यूनिवर्सिटी में भी की गई है, तो इसका डिफरेंस याद रखना है। जो बाजरा का इंस्टीट्यूट अभी सेटअप हुआ है, रिसर्च सेंटर, वो भिवानी में हुआ है। तीसरी चीज़, इसके अलावा आप सिर्फ एक्सेप्शंस देख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेंगी, बहुत कम मिलेंगी। तो कम मारना हो तो अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड है, क्रॉप रिलेटेड है, गो विद करनाल। 11 का क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन कब चंडीगढ़ में एस्टेब्लिश हुआ था, 1981 में कहाँ पे शिफ्ट हुआ था, भिवानी में, ठीक है। हिस्ट्री टॉपिक, हिस्ट्री के बारे में हरियाणा की। 22 में राखीगिरी साइट, ये अगर आपने मेरा इंडस वाला दे रखा है तो उसमें क्लियर मेंशन है, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो राखीगिरी वाले में है। ये लार्जेस्ट आपकी साइट है, ठीक है, आपकी एक साइट हिसार में है, ठीक है, दूसरी कहाँ पे आपकी फतेहाबाद में, ठीक है, दोनों नेबरिंग सिटीज़ हैं। आपको हरियाणा का नक्शा पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये, ठीक है। जींद वगैरह से अगर आप करनाल साइड से जा रहे हैं, आपको जींद वगैरह साइड से जाके आप बेसिकली हिसार क्रॉस करके आपका क्या पड़ता है, फतेहाबाद।
तो आपकी दो साइड है, एक हिसार में है, एक आपकी कहाँ है, दूसरी साइड आपकी फतेहाबाद में। ठीक है, कुनाल वगैरह भी कुछ साइट्स हैं, ठीक है, कुरुक्षेत्र वगैरह में जो आई हैं, या फरीदाबाद में एक आधी छोटी छोटी साइट्स हैं, वो आपकी मेरे को आपको इंडस वैली के नोट्स में आपको मेरे मिल जाएगी, या वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें काफ़ी बच्चे ने गलत किया था। 21 का क्वेश्चन, ब्रह्मवत्ता, आर्यवर्ता, ब्रह्मोदेवसत्ता। तो ये बच्चे मार्क गलत कर रहे थे कि आर्यवर्ता, वो कर रहे थे कि आर्यंस की भूमि, यानी जो महाभारत वाली टाइप की भी वो पूरे के पूरे इंडिया को बोला जाता है। पर जो बजट में, जो उस साल का बजट था या इकोनॉमिक सर्वे था, मेरे को एग्जैक्टली याद है, इन दोनों में से एक डॉक्यूमेंट में जब हरियाणा के बारे में शुरू होता है, उसकी पहली स्टार्टिंग की लाइन्स ही इन तीनों वर्ड से थी, इन तीनों वर्ड से शुरू हुई थी कि हरियाणा, जिसको ये ब्रह्मवर्ता बोला जाता था, आर्यवर्ता बोला जाता था, ब्रह्मोपदेशा बोला जाता था। ये शुरू ही हरियाणा का वो इकोनॉमिक सर्वे में था शायद, कि शुरू ही हरियाणा के बारे में यहीं से हुआ था, वो पहले ही स्टार्टिंग में दे रखा था उसके। 21 का क्वेश्चन, नैब बख्शी और राव, हु गेव टाइटल ऑफ नैब बख्शी एंड राव टू बालराम जाट? मोहम्मद शाह ने। विच डायनेस्टी रूल्ड हरियाणा एट गजनी इन्वेजन? तोमर राजपूत। ये आपका हिस्ट्री का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होंगे कि वही उस टाइम थे हरियाणा में। ठीक है, आपको बेसिकली वो ठीक है, हिस्ट्री अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो वो थोड़ा सा बहुत कम पोर्शन है, बेसिकली वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। वो ज़्यादा नहीं पूछते, वो मॉडर्न इंडिया रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन ही बनते हैं, मुश्किल से 10 क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, ये नहीं है कि आप इसके चक्कर में आप 600-700 क्वेश्चन कर दोगे हरियाणा के। ठीक है, आपको मुश्किल से 10 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा इसके नहीं बनते। ठीक है, अगर आप CET वगैरह का देख रहे हैं, हरियाणा का SSC वगैरह देख रहे हैं, तो आपको करना पड़ सकता है। पर अगर आप HPSC के एग्ज़ाम को देख रहे हैं तो आपको नहीं करने 15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा। मैच सिटी और प्लेसेस, टॉम्ब ऑफ शेख चिल्ली, कुरुक्षेत्र। ठीक है, पंचवती टेम्पल, इसमें से आपको पलवल। ठीक है, इसमें से आपको एक भी पता होगा, आपके आंसर हो रहे थे। ठीक है, शेख चिल्ली बहुत फेमस है, कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली की बच्चे चुटकुले और कहानियाँ भी सुनते होंगे, तो उनकी कब्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए वही हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन। रज़िया सुल्तान कहाँ डिफीट हुई थी? कैथल में। इसकी कब्र भी कहाँ पे? कैथल में। कैथल में ही आपका वो 5 मुंह वाला हनुमान भी है, मेरे ख्याल से वो हनुमान की बर्थ भूमि है। ठीक है, हनुमान की बर्थ भूमि कहाँ पे? आपकी कैथल। 14 का क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक का फोर्ट कहाँ पे है? हिसार में। 11 का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हरियाणा का नेम। ठीक है, देखिए 11 में भी क्वेश्चन था हरियाणा के नाम पे, 21 में भी क्वेश्चन था। 21 में इन्होंने डायरेक्टली, ठीक है, उससे इकोनॉमिक सर्वे से उठाया था। स्टार्टिंग की लाइन ही थी आपकी, ठीक है, इटैलिक लाइन, इटैलिक में था। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही इसी से हुई थी। ठीक है, अब उस टाइम मेरे को नहीं पता कि भी 11 में हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे में बजट में कवर्ड था नहीं, पर उसमें हरियाणा का नाम पोस्ट महाभारत पीरियड किसकी वजह से पड़ा था? अबीर रहते थे। अकॉर्डिंग टू दिल्ली म्यूजियम, हरियाणा द हेवन ऑन अर्थ डेट बैक्स टू। ये बेसिकली देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, मतलब हरियाणा के नाम पे लेके एक ही टॉपिक पे 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। अगला आते हैं हरियाणा की पॉलिटी पे। ठीक है, इसमें भी कुछ ही लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के। ठीक है, हुकुम सिंह कमेटी रिमोट किसकी वजह से हरियाणा का बना? तो मैं वही कहा था, आपके हिस्ट्री में मुश्किल से 15-20 क्वेश्चन बनते हैं, ज्योग्राफी में हरियाणा के मुश्किल से 15-20 बनते हैं, और ठीक है, पॉलिटी में भी मुश्किल से 15-20 ही बनते हैं। तो आपके हरियाणा का अगर आपको पूरा भी देखना है तो मैक्सिमम आपको 70-80 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है हरियाणा की, अपार्ट फ्रॉम बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, और अगर आप 2,000 क्वेश्चन करके जा रहे हैं तो वो आपकी, ठीक है, वो आपका टाइम वेस्ट है, पेपर में नहीं आना उतना ना वो आएगा। ठीक है, शाह का मिशन किसके अंडर बना था? JC शाह के अंडर, जिसने हरियाणा और पंजाब को डिवाइड किया था। 1 नवंबर तो सबको याद रह गया था कब बना है, पर कौन सा स्टेट है उसमें बच्चे कंफ्यूज थे। अगर उसको आगे कंफ्यूज करना हो, 17 स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट थी, पर हो सकता है, ठीक है, आगे को
19 स्टेट या 18 स्टेट दे दे तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए। जोन मैच, ये 19 का क्वेश्चन है। करनाल में क्या आते हैं आपके, पानीपत, कैथल, हिसार के, इस टाइप से आपको एक भी अपना जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसका आपको जोन पता होना चाहिए। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जोन्स होते हैं। ठीक है, 2011 में, ठीक है, क्वेश्चन एक इस 1966 में बना, किसकी रिकमेंडेशन पे, हुकुम सिंह। अभी देखिए यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, HR फॉर्म्ड ऑन हुकुम सिंह कमेटी रिपोर्ट, क्योंकि पॉलिटी में मुश्किल से, पॉलिटी में भी आपके 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा है नहीं। हिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन होंगे आपके हरियाणा के हिस्ट्री में, और पॉलिटी में भी 10-15 क्वेश्चन से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ठीक है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ गुरुग्राम डिवीजन। अब देखिए यहीं पे हमने डिवीजन की बात की थी, ठीक है, जोन और, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड इसने 19 में भी क्वेश्चन पूछा, 11 में भी क्वेश्चन पूछा। करंट्स एंड अदर, ठीक है, ये 19 का थोड़ा बम्पर टाइप क्वेश्चन था। छोटू राम कॉलेज, छोटू राम जी ने हरियाणा के बहुत फेमस थे, ठीक है, हिस्टोरिकल फिगर हैं। ठीक है, तो ये कौन से कॉलेज से पास आउट थे, सेंट स्टीफन से। ठीक है, कहीं कहीं पे उस टाइम बच्चों में कन्फ्यूजन थी कि कहीं कहीं पे उस टाइम रामजस कॉलेज दे रखा था शायद। ठीक है, पर जो करेक्ट आंसर था वो सेंट स्टीफन था, क्योंकि जो जाट ग्रुप की वेबसाइट्स थी, ठीक है, जाट भाइयों बहनों की, इनकी शायद कोई वेबसाइट है जिसमें ये हाईलाइट करते हैं अपने, ठीक है, अपने हिस्टोरिकल फिगर्स को, अपने अचीवमेंट्स को, उसमें वहाँ पे सेंट स्टीफन्स दे रखा था। ठीक है, सेंट स्टीफन्स कहाँ पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, अभी भी इसके प्रिंसिपल को लेके रिसेंटली कल परसों न्यूज़ में था, इशू चल रहा है, क्योंकि उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं और वो, ठीक है, DU कहता है कि भी 5 साल से ज़्यादा टेन्योर प्रिंसिपल को नहीं मिलेगा। पर सेंट स्टीफन्स माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये अड़ा हुआ है कि हम इसका एक्सटेंशन करेंगे, इसके प्रिंसिपल का। 19 में क्या क्वेश्चन था, GT रोड कहाँ से पास नहीं होती, रोहतक का। ठीक है, ये कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, आप दिल्ली से चंडीगढ़ कितनी बार गए होंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि वो रोहतक का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, दिल्ली से आप अगर आ रहे हैं, ठीक है, आप ठीक है, सोनीपत क्रॉस करेंगे, फिर ठीक है, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, ठीक है, इस टाइप से आप जाते हैं चंडीगढ़, शिमला वगैरह के लिए। KMP स्टैंड फॉर कुर्ली, मनेसर, पलवल। ये उस टाइम क्योंकि कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई थी तब क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, ये अभी भी मेरे ख्याल से बजट और इकोनॉमिक सर्वे में अभी भी मेंशन था, क्योंकि हमारे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि इसके आसपास हम, ठीक है, 5 नए शहर बसाएंगे, शायद 2041 तक है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, मुर्रा ब्रीड को। ये भैंस होती है, दूध बहुत ज़्यादा देती है अगर आप इसको खाना ठीक से खिलाते हैं तो। अब देखिए टॉपिक 7, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। हरियाणा, ठीक है, ये इज़ द फर्स्ट स्टेट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 में हुई गई थी, मतलब ये पहला स्टेट था। ठीक है, उस टाइम के जो लौह पुरुष भी इनको इसलिए ही कहा जाता था, जो उस टाइम के हमारे हरियाणा के CM थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। ठीक है, अब कितना सच है कितना गलत है ये नहीं पता, क्योंकि अभी भी गांव में बिजली नहीं है। तारें होंगी पर बिजली कितनी आती है कितनी नहीं आती ये आप लोगों को पता ही होगा, पर ऑफिशियली ये इनकी स्टेटमेंट डायरेक्टली बजट से थी इस बार की। हरियाणा इज़ अ सोल होल्डर ऑफ रॉक सॉल्ट रिसोर्सेज फॉल्स। ठीक है, रॉक सॉल्ट रिसोर्सेज कौन सा होता है, ये आपका जो सेंधा नमक होता है। पहली चीज़ जो मैंने देखी है हरियाणा के, आप कभी भी पढ़ रहे होते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट कवर करता है, ठीक है, हरियाणा के क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, रिसोर्सेज की 36 मतलब 30-40 रिसोर्सेज आपको लिखवा के उसका रट्टा मरवा रहे होते हैं कि हरियाणा में ये रिसोर्स है वो रिसोर्स है। ठीक है, बजट लास्ट ईयर भी 19 में भी आप पेपर देख लीजिए, उस साल भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में 21 में भी, ठीक है, ठीक है, 19 का आई एम नॉट श्योर, पर 21 के आप इकोनॉमिक सर्वे बजट देख लीजिए, 22 का देख लीजिए, डायरेक्टली मेंशन्ड है हरियाणा के, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में कि हरियाणा में कोई मिनरल नहीं है एक्सेप्ट थोड़ा बहुत जो वो स्टोन्स वगैरह है, जो आपका, ठीक है, रेत वगैरह थोड़ा बहुत, ठीक है, और जो बड़े स्टोन्स होते हैं जो क्रशर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, उस पर भी काफ़ी पाबंदी लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के पीछे।
ठीक है, जो आपके महेंद्रगढ़ और इस साइड आपके गुड़गांव साइड मिलते हैं। ठीक है, बजट्स इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ मेंशन है कि हरियाणा में कोई मिनरल नहीं है। तो जो भी बच्चे हरियाणा के मिनरल्स को रट्टा मार रहे हैं, प्लीज़ अगर HPSC के लिए हैं तो वो छोड़ दीजिए। ठीक है, CET वगैरह में पूछते हैं तो मेरे को आइडिया नहीं है, पर हरियाणा में ऑफिशियली उनकी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई मिनरल नहीं है। मारा गाँव जगमग गाँव डायरेक्टली बजट का क्वेश्चन है। ठीक है, बजट में, ठीक है, ये पहली ही स्टेटमेंट मेरे बजट में यहीं से शुरू हुई थी। डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही उसने हाईलाइट कर रखा है रेवेन्यू डेफिसिट ब्रॉट विद इन लिमिट। ठीक है, FD, ठीक है, FD इज फिजिकल डेफिसिट इज 2.9%। एग्जैक्ट अब पूछा हुआ है, देखिए पूरा का पूरा वो है जो इन्होंने कंफ्यूजन किया था। 47 बजटरी डिमांड्स इनटू 29 नहीं था, ये 20 था। ठीक है, डायरेक्टली बजट का क्वेश्चन आपका है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हरियाणा पूछी गई थी, मैच करनी थी। इसमें ये जो बीर शिकार गर थी वो गल थी। अब इन पे हरियाणा की 3 मेजर खारिफ क्रॉप कौन सी हैं? पैडी, शुगर केन, कॉटन। ये पैडी है, पैड भी नहीं है, पैडी है यानी चावल, धान, शुगर केन और कॉटन। ठीक है, टोटल ये ज्योग्राफी में मैंने आपको समझा रखा है खारिफ और राबी आपको कैसे याद रखनी है। वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, उसमें हरियाणा प्रीवियस ईयर में खारिफ और राबी में क्लियर मैंने आपको समझाया। टोटल लेंथ ऑफ मेटल रोड्स डायरेक्टली बजट का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी देखिए 19 डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन। इकोनॉमिक सर्वे के फ्रंट पेज पे यही पहले चीज़ें दे रखी होती हैं। ठीक है, कितनी तहसील है, कितना वो है, क्योंकि ग्राम पंचायत और विलेज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या डेटा लें क्या नहीं लें। तो भाई ठीक है, HPSC में ठीक है ये भूल जाओ कि तुम्हारी ज़्यादा वो सुनेगा कि कल को तुम 4 अलग सोर्सेज से मेंशन कर दोगे, अखबार उसको दिखा दोगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को वो ना नहीं कर सकता वो ठीक है, तो पहली बार ही करेक्ट करके आओ ना, क्यों ठीक है फालतू के इश्यूज़ में हो कि भी हम ठीक है रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, वो करेंगे, ठीक है केस फाइल करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली बजट से देखो, डायरेक्टली मेंशन्ड है। ठीक है, उसको कोई ठीक है इनकार नहीं कर सकता उसके आंसर को। परसेंट ऑफ हरियाणा अंडर फॉरेस्ट डायरेक्ट बजट का क्वेश्चन था, ये 19 के हैं, मैंने गलत मेंशन कर दिए। ठीक है, 18 कर दिए 19 का है 3.59% एग्जैक्ट परसेंट थी। नंबर ऑफ विलेजेस इन हरियाणा एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा डिवीजन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, यही देखिए इसी टॉपिक से उन्होंने रिपीट कर रखा है 11 में भी, और ये पहले भी जब हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं डिविजन्स के बारे में पूछ रहे हैं। लिटरेसी रेट कितनी है? 75.5। अरेंज सेक्टर ग्रोथ इन हरियाणा, ये बेसिकली आपका सेम ही है। बेसिकली सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ आती है हरियाणा की। GDP की बात करें या ग्रो करने की, ठीक है, तो बजट में भी मेंशन्ड है ये क्लियरली, और नेशनल लेवल का भी सेम है, सर्विस, इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर। 11 में एज इट इज़ क्वेश्चन था एवरेज यील्ड और हेक्टेयर वीट इसकी कितनी है, इसकी 4560, राइस की 2750। इस साल की अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं या बजट में मेंशन है क्लियरली कि इस साल की जो ये क्यों था, क्योंकि ये जो 2011 की जो वीट की हेक्टेयर की यील्ड थी वो अभी तक की हरियाणा की हाईएस्ट थी, और जो राइस में जो यील्ड है वो 2000 इस साल की हाईएस्ट थी। जो इस साल का आपका बजट है इकोनॉमिक सर्वे में, डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे में शायद है, डायरेक्टली दे रखा है कि इस साल की राइस की यील्ड अभी तक सबसे ज़्यादा रही है हरियाणा की। तो अगर वो 23 में क्वेश्चन पूछना हो तो इस साल का वो राइस यील्ड का एग्जैक्टली आपसे पूछ सकते हैं चाहे तो। हरियाणा स्टेट एनुअल प्लान फॉर, ये कितना बजट बेसिकली प्लानिंग कमीशन, तो अभी ये रिडंडेंट हो गया क्वेश्चन, इसका कोई यूज़ नहीं है। वो पूछा था कि भी कितना पैसा प्लानिंग कमीशन से आया है एनुअल प्लान का, वो आपका बजट का ही क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम और अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा ट्रू है? ठीक है, बेसिकली ये GDP आपको पता होना चाहिए कि GDP क्या होती है। एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन पूछी थी। ठीक है, GDP अगर राइज करता है, वेलफेयर में नॉट राइज, सही बात है। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं ना हर कोई अमीर हो रहा है, GDP इंडिया की बढ़ रही है, पर ये तो नहीं ना हर कोई अदानी अंबानी बन के बैठा है। ठीक है, वो डामिया करके था, ठीक है, बिग बाज़ार वाला, ठीक है, उसका तो दिवाला निकला है, उसका तो बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी है।
जबकि कोविड में उसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था क्योंकि लोग ग्रॉसरी घर पे ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, बिग बाज़ार वाले की। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इसमें इसने दोनों पूछे थे। इसमें इसने पूछा था, देखिए बच्चे, इसमें ना बहुत स्पेसिफिक इन्होंने पूछा था, नॉमिनल टू रियल है या रियल टू नॉमिनल। रियल टू नॉमिनल फॉल्स था, तो आपको सिर्फ इतना याद नहीं रखना कि भी नॉमिनल टू रियल है, मतलब कि भी रियल और नॉमिनल को कंपेयर करता है बेसिकली आपकी इन्फ्लेशन निकालने के लिए। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, जो उसकी इक्वेशन है, ऊपर क्या है नॉमिनल टू रियल। 14 में क्वेश्चन था विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। आंसर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस। मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं आपके नेशनल लेवल के। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है, जो हम छोटे लेवल पे देखते हैं, एक हाउस के लेवल पे, एक इंडिविजुअल के लेवल पे। अगर हम नेशनल सप्लाई की बात करें, नेशनल डिमांड की बात करें, वो आपके मैक्रो वेरिएबल्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैच टर्म्स, ठीक है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, मेल्ट डाउन फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, स्लो डाउन फॉलिंग जीडीपी, ये गलत है आपकी। एक्सक्यूज मी, रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट, ये रिसेशन की डेफिनेशन नहीं है। पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इसमें ना ये कमेटीज थोड़ा ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, ये रिपीट होती हैं, आपको ईयर पता होनी चाहिए और जो इनकी कमेटीज़ बनी है कौन। ठीक है, 1993 में लद्दाख वाला, वाई के अलाग, सुरेश तेंदुलकर, सीरा। ठीक है, इनमें आपको एक चीज़ और थोड़ा देख सकते हैं आप, वो ये है कि किसने पॉवर्टी को का बेसिस क्या बनाया था। ठीक है, पहले हमारी होती थी कि भी जो होती थी हम कैलोरी बेस करते थे। ठीक है, कि इतनी कैलोरीज अर्बन को चाहिए, इतनी रूरल को चाहिए, इतनी गांव वाले को चाहिए, इतनी वो, जो इतनी कैलोरीज नहीं पा रहा वो गरीब है। ठीक है, जो इतनी कैलोरीज ले पा रहा है वो, ठीक है, अबव पॉवर्टी है। उसके बाद आपकी आई इनकम लेवल। ठीक है, वो, ठीक है, इनकम लेवल आपकी आई, पहले एक्सपेंडिचर लेवल आया, ठीक है, उसके बाद आपकी इनकम लेवल आई, इस टाइप से। ठीक है, और एक पहले मंथली आई, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी एनुअली आई। तो आपको ये चीज़ें भी इनके बारे में पता होनी चाहिए कि किसने क्या बोला। 19 का क्वेश्चन, ये पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए इकोनॉमिक्स में। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये बेसिकली इसका क्लासिक एग्जांपल होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर्स में आपके खेत छोटे हुए जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे मान लो एक घर खेती कर रहा है, तो एक बंदा अगर मान लो उसको कर सकता है, पर वहाँ पे 5-5 लोग लगे, क्यों, क्योंकि और कोई काम नहीं है। तो वो छिपी हुई एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को, डिस्गाइज्ड। वो लगता तो है कि काम कर रहे हैं, कि लगे हुए हैं, पर एक्चुअली में वो लगे ना लगे प्रोडक्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, आपका एक किले का फार्म है, 1 किले, ठीक है, वहाँ पे आपको धान लगानी है, वहाँ पे आप एक बंदा लगा दो, ठीक है, वो 2 दिन में लगा, ठीक है, वो कितने दिन में लगाता है। ठीक है, वहाँ पे 10 घर वाले लगा दो, ठीक है, तब भी वो, ठीक है, एक तरह से काम तो वो कर रहा है, पर प्रोडक्टिविटी से उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा जल्दी कर देंगे, पर वो तो ये थोड़ी है कि वो जल्दी करके कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे जा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है, नौकरियां हैं नहीं, तो करे क्या। तो उसको क्या कहते हैं, छिपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसका क्लासिक एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहता है, ठीक है, रिसोर्सेज फ्लो फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ पुअर एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट्स टू अ कोर ऑफ वेल्दी स्टेट्स। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी की भी जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो गरीब स्टेट्स हैं, ठीक है, आपके जैसे बिहार वगैरह हो गए, ये आपके रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, रिच स्टेट्स में गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, जैसे कि भी आप बोलते हैं कि भी, ठीक है, और ये गरीब स्टेट्स को हार्म करता है। सपोज करो बिहार का कोई ज़मींदार है जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, उसको पैसा लगाना है, ठीक है, वो सिर्फ बिहार में नहीं लगाता रहेगा। ठीक है, हो सकता है वो दिल्ली में घर खरीदे, शेयर मार्केट में लगाना है वो बॉम्बे में लेगा। ठीक है, वो उस टाइप से पैसा वो बाहर इन्वेस्ट कर रहा है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि पुअर स्टेट हार्म हो रहा है और जो वेल्दी स्टेट है उसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इनमें गिनी लॉरेंस कर्व ये क्या शो करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मेजर। ये पॉवर्टी बेसिकली मेजर करती है, किससे कंपेयर करके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से। आपको ये 3-4 कर्व्स पता होनी चाहिए,
ठीक है, फिलिप्स का वगैरह हैं ये सब, ये 4। इसमें यूपीएससी भी ये फेवरेट टॉपिक रहा है, यूपीएससी का भी वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आपको एग्जैक्टली ये पता होनी चाहिए कि कौन सी है। सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है एचसीएस का। 22 में क्वेश्चन था, इंसेप्शन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग से पहले कौन से प्लान इन एग्जिस्टेंस थे। मतलब बेसिकली आपके 1950 से पहले कौन से प्लान थे। भारत प्लान, सर्वोदय प्लान, फार्मर प्लान, बॉम्बे प्लान। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान तो बच्चों को पता होगा। अब इसमें कन्फ्यूजन थी कि सर्वोदय प्लान था या नहीं था। अब सर्वोदय प्लान वाला वो ये वाला था, उसके साथ जो जन्मभूमि आंदोलन चला था, वो जो सरेंडर कर रहे थे भूमि, जिनके पास एक्सेसिव लैंड थी। ठीक है, तो ठीक है, और उसमें 2 बेसिकली आपके फ्रंट रनर्स थे। ठीक है, हिस्ट्री में मॉडर्न में आपको पढ़ा होगा कि कौन थे। उन्होंने ये 1950 से पहले शुरू किया था और ये 1950 के बाद भी ये 60s तक भी चला था। और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, जिसमें बेसिकली आप ठीक है इसके लिए प्रोविजन बनाए गए थे ताकि उसको सेव गार्ड कर सकें। Assertion reason, no 5-year plan was made during 1960. Reason, Indo-Pakistan conflict raised financial resources for planning. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। बेसिकली ये प्लानिंग पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको एक एक प्लान करके देखना है और आपको रट्टा लगाना है कि कौन से में एनुअल प्लान्स आए थे। ठीक है, आपके 60s में आए थे और उसके बाद आपके 90s में आए थे कि कब कब आपके एनुअल प्लान आए थे या रोलिंग प्लान आपके आए थे। ठीक है, या 79 के आसपास आए थे, कब कब ये आए हैं, कब कब नेशनल प्लानिंग के जो 5 ईयर प्लान है उसमें गैप आया है। ठीक है, 19 में भी क्वेश्चन था, राव मनमोहन प्लान किसको कहते हैं। 8th प्लान 1992-97। ठीक है, उस टाइम मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। ठीक है, एफएम थे ये। ठीक है, और उस टाइम हमें ठीक है आईएमएफ की क्राइसिस हो गया था बेसिकली, अपने फॉरेन एक्सचेंज का हमारे पास पैसा बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म हो गया था। हमें एलपीजी रिफॉर्म्स लाने पड़े थे। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसके अंडर हमें काफ़ी रिफॉर्म्स करने पड़े थे। ठीक है, और वो किसका प्लान उस टाइम कौन था, मनमोहन सिंह एफएम। तो पर आपको ये 8th प्लान याद रखना है, मतलब कौन से थे। ठीक है, गरीबी हटाओ कौन से में था, 4th प्लान। ये इंदिरा गांधी का फेमस स्लोगन था, कब आया था, 4th प्लान। आपको इंदिरा गांधी तो याद रहेगी पर ये कौन सा प्लान था ये याद नहीं रहेगा, हो सकता है। तो आपको प्लान्स का रट्टा मारना पड़ेगा। ये बार बार एचसीएस क्वेश्चन पूछ रहा है। 22 हो, ठीक है, 21 हो, 19 हो, 14 हो, 11 हो। ठीक है, 14 में भी था क्वेश्चन, केविक सेटअप इन 2nd प्लान। केविक क्या है, खादी वाला। ठीक है, जो खादी का आपका वो है, ठीक है, सेंटर है, वो कब सेटअप किया गया था, 1956 में। कब, कौन सा प्लान था उस टाइम, 1956 में 2nd प्लानिंग, 2nd प्लान आपका चला था। इंडिया ने कब विटनेस किया था नेगेटिव ग्रोथ रेट, 1911 से 21 तक। ठीक है, डिकेडल हम ग्रोथ देखते थे सेंसस में, तो कब से सबसे ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ रेट रही थी, इस साल। मार्जिनल फार्मर्स का लैंड कब कितना होता है, ये अप टू 1 हेक्टेयर तक। ये आपका नेशनल प्लानिंग में ही टॉपिक में आपको किताब में, अगर आप इकोनॉमिक्स ढंग से कर रहे हैं आपका, ठीक है, आपके ये स्टैटिक किताबों में ही आपको मिल जाएगा। फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन, कंट्री डेट ट्रैप में कब कहा जाता है, जब वो बेसिकली पैसा लेती है अपना इंटरेस्ट चुकाने के लिए मार्केट से, वो नई बोरिंग कर रही होती है। जैसे श्रीलंका है, ये चाइनीज़ डेट ट्रैप में फंस गई, इसके पास इसको नए लोन लेने पड़ रहे हैं। क्यों, ताकि ये पुराना लोन का इंटरेस्ट चुका सके। ठीक है, डेट ट्रैप किसको बोलते हैं, ठीक है, इसको। ठीक है, इवन यूपीएससी में भी, एचसीएस में भी बच्चे, ठीक है, काफ़ी यूपीएससी में स्पेशली ठीक है, प्रीलिम्स के डेट ट्रैप में एक तरह से फंस जाते हैं। ठीक है, वो बार बार उनका प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा होता, वो बार बार, ठीक है, मेंस की उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे आंसर लिखते हैं। ठीक है, और वो प्रीलिम्स के डेट ट्रैप में एक तरह से प्रीलिम्स के ट्रैप में ही फंस गए। ठीक है, उनके 7-8 महीने हर बार उनके वेस्ट होते रहते हैं, कॉन्फिडेंस और टूटता ही है। ठीक है, तभी आप प्रीलिम्स इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ट्राई करें, हम आपकी नोटिफिकेशन से पहले मोस्ट प्रॉब्ली एक बार आपका पूरा का पूरा
HCS का सिलेबस करवा देंगे, और वो आपका UPSC के लिए भी स्टैटिक के लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा। ठीक है, तो आपका GS का कवर हो जाएगा। फीचर्स ऑफ GST 21 में पूछा गया कि क्या 4 स्टेटमेंट थी, उसके चारों के फीचर्स क्या थे फिस्कल पॉलिसी और टैक्सेशन पे। इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। मनी इन्फ्लेशन बैंकिंग में ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, रेपो रेट किसको कहते हैं, SLR किसको कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किसको कहते हैं, रिवर्स रेपो किसको कहते हैं, मार्जिनल लेंडिंग फैसिलिटी किसको कहते हैं। ये 6-7 टर्म्स, ये 8-9 6-7 टर्म्स हैं, तो इनके बारे में आपको क्लियर आइडिया होगा तो आप इन पे क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, 22 में भी क्वेश्चन था, 21 में भी क्वेश्चन था, CRR SLR। ठीक है, ये सब एमर सिस्टम। ठीक है, और इनका इफेक्ट भी पता होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स। ठीक है, 19 में क्वेश्चन था, अगर SLR डिक्रीज करते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, तो क्या होता है। ठीक है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है नहीं, लिक्विडिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्या होता है। बेसिकली वो पहले लिक्विडिटी को इफेक्ट करेगा, उसके बाद वो इन्फ्लेशन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, और वो ग्रोथ को भी इफेक्ट करेगा। विच इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। बाकी सारी आपकी ऐसा लग रहा है ये सब दे रखी थी, वो सारी आपकी। ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग वगैरह इस टाइप की ऑप्शन थी। ठीक है, तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। नरसिम्हा कमेटी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग बहुत फेमस है। ठीक है, 2 कमेटीज आई थी नरसिम्हा के नाम से, 1 और 2। ठीक है, जो आपका प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था ठीक है, इसका क्या नाम है, बैंक्स का, वो नरसिम्हा कमेटी की वजह से ही हुआ था, नहीं तो उससे पहले नेशनलाइजेशन कर दिया गया था इसने, इंदिरा गांधी जी ने। ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट माइनर कर्ल का ये किस में आता है, रिटेल बैंकिंग में। आपकी अलग अलग टाइप की बैंकिंग होती है, होलसेल बैंकिंग होती है। ठीक है, आपकी ठीक है उस टाइप की। ठीक है, और पेमेंट बैंक्स होते हैं इस टाइप के। तो पर ये सेविंग बैंक अकाउंट माइनर का किस में आता है, रिटेल बैंकिंग में। ओपन मार्केट ऑपरेशन पार्ट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। देखिए ये जो ना, इसी का डिटेल ही ओपन मार्केट ऑपरेशन जब पढ़ेंगे तो इसी में आप क्रेडिट, ठीक है, CRR SLR क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, क्रेडिट पॉलिसी का। सेंसिटिव सेक्टर्स किसको कहा जाता है, डिफाइंड बाय RBI। आंसर था ऑल अबव ऑफ कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़। बेसिकली ये हल्का सा यहाँ पे चेंज आए, गिरावट आए, तो ये पूरी की पूरी इकनॉमी अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, अब जब नोटबंदी हुई थी, ठीक है, तो ठीक है आपका ग्रोथ रेट बहुत घट गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसको अफेक्ट कौन सा हुआ था उस टाइम, रियल एस्टेट। ठीक है, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी होता है। पर ये एक तरह से पॉजिटिवली भी रहा है, क्योंकि 2008 में जब वो US वाला सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, वो इंडिया को अफेक्ट, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट कर गया। पर इंडिया को अफेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया में काला पैसा रियल एस्टेट में फंसा हुआ था। US में क्या हो रहा था उस टाइम कि मान लो, ठीक है, अब सपोज करो वहाँ पे सब कुछ वाइट में होता था। मान लो आपने घर लिया है, ठीक है, 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख का आपने घर ले लिया। अब इंटरेस्ट वो इतना सस्ता वो मिल रहा था, वो ठीक है, उन्होंने ठीक है कैश डाउन पेमेंट कर दी उन्होंने, सपोज करो 10,000 रुपये 10 लाख पे। ठीक है, या 1 लाख मान लो, 1 लाख पेमेंट कर दी और ठीक है 10 लाख वो, तो उनकी कितनी वैल्यू फंसी हुई थी, 9 लाख रुपए। ठीक है, पर अगर सपोज करो हाउसिंग का उस घर का प्राइस 9 लाख से नीचे हो गया, ठीक है 8 लाख हो गया, तो वही घर वो, ठीक है, वो वही घर इंस्टेड ऑफ वो 10 लाख वाला लोन चुकाने की जगह, ठीक है, जो 9 लाख का उन्होंने लोन लिया, वो 9 लाख चुकाने की जगह वही घर अगर वो सपोज करो 6 लाख की वैल्यू रह गई, ठीक है, तो वो जो 1 लाख उनका था वो उसको डूबने देंगे। वो 5 लाख का दोबारा वही घर खरीद के, ठीक है, उसको बैंक को जब्त करने देंगे। वही घर दोबारा बैंक से वो 5 लाख में खरीद लेंगे, अपना 4 लाख रुपए बचा लेंगे। पर ये चीज़ इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो सर्कल रेट है वो आपका प्रॉपर्टी रेट नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है, चाहे हाउसिंग मार्केट की मान लो वैल्यू गिर भी रही है, तो ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई क्राइसिस आता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेनिफिट्स था ब्लैक काले धन का हमारे इंडिया के रियल एस्टेट में, कि उस टाइम हरियाणा की ही GDP बहुत ज़्यादा ग्रो हुई थी
वर्ल्ड की सारी जगह गिर रही थी, पर हरियाणा का बोल रहा हूँ, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, उल्टा ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी थी। फंक्शंस ऑफ आरबीआई ऑल करेक्ट, बेसिक क्वेश्चन था ये, दोबारा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पूछेंगे ये, ठीक है। अगर उनको पूछना होगा तो वो लाइसेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि इसके लिए लाइसेंस कौन देता है, जो आपके पेमेंट बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है। और आपको ठीक है, पेमेंट बैंक और फाइनेंशियल बैंक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके एयरटेल पेमेंट बैंक है या ये है, आपको इसमें इकोनॉमिक्स में बेसिकली कवर्ड है सारी जगह आपकी बेसिक्स किताब में। एनसीईआरटी में नहीं होगा, ठीक है, ये यूपीएससी वाले क्योंकि जो है उसमें कवर्ड होगा, क्योंकि रिसेंट टॉपिक्स हैं, पिछले 3-4 साल से न्यूज़ में है। फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 22 में टॉप 3 एक्सपोर्ट कमोडिटी बाय परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, ये बहुत बच्चों ने गलत किया। इसमें इन्होंने गलत ये किया था, इन्होंने राइस मार्क कर दिया था, पेट्रोलियम नहीं किया था। आप इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का उठा के देखें तो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं एक्सपोर्ट होता है वो क्या होता है इंडिया से, पेट्रोल, ठीक है। चाहे पेट्रोल की हमें डेफिशिएंसी मतलब कम है, पर इंडिया में रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, रिलायंस की वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, क्रूड पेट्रोल को, ठीक है, क्रूड ऑयल को वो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसका सेपरेशन करते हैं, डीजल, केरोसिन और ठीक है नाफ्ता वगैरह ये सब बनाते हैं, पेट्रोल डीजल, ठीक है। फिर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रीस वगैरह ये सब। तो वन ऑफ द हाईएस्ट जो आता है वो पेट्रोल से आता है, वो चावल नहीं है, ठीक है, चावल की इतना एक्सपोर्ट नहीं है। WTO कब फाउंड हुआ था, बेसिक क्वेश्चन 1995 में, ऑप्शन साल दे रखे थे, आप आइडिया लगा लेंगे। ऑटोमेटिक रूट ऑफ FDA इम्प्लाई, इसका देखो मैंने डेफिनेशन इसलिए आगे आंसर नहीं लिखा है क्योंकि डेफिनेशन FDA की चेंज होती रहती है, FDA FPI की, ठीक है, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको लेटेस्ट डेफिनेशन का पता होना चाहिए क्योंकि अगर उस साल चेंज हुई है तो ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो FDA और FPI में कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। When did EEC change into EU, ये बेसिकली थोड़ा मनोरमा टाइप क्वेश्चन है, मनोरमा है कौन सा है किताब आती है, हाँ शायद जो भी है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, बहुत पुराना वो उस टाइप की है, ठीक है। अदर्स रेगुलेटर्स पे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये इन्होंने रिसेंट ट्रेंड शुरू किया है। बिटकॉइन NSE रेगुलेट करता है, नो। ये देखिए बिटकॉइन पे 2021 में 2 क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखे थे, ठीक है, साइंस एंड टेक में, ठीक है, बिटकॉइन को लेके, ठीक है। और वो इसका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो देखिए एक टॉपिक से एक साल में 3 क्वेश्चन हैं। NSE रेगुलेट करता है, नो, इसका कोई रेगुलेटर नहीं है बिटकॉइन का। फाउंडर बेसिकली एक जैपनीज था बंदा जो मर चुका है, ठीक है, इसके, ठीक है। और ये वन ऑफ द, ठीक है, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, इंडिया इसकी रेगुलेशंस नई बनाता रहता है, ठीक है। एल सेल्वाडोर आपकी फर्स्ट कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी में एक्सेप्ट किया था, ठीक है। एक और सेकंड कंट्री का आपका जुलाई करंट अफेयर्स में कवर्ड है। FRBM एक्ट, ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट को रेगुलेट करता है, ट्रू। इसी के अंडर हम अपना कि हम फिजिकल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट कितना होना चाहिए वो हम देखते हैं। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। सेबी इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है, नो। कौन रेगुलेट करता है, IRDAI। इसका हेड क्वार्टर का है इंश्योरेंस वाले का आपका हैदराबाद। SDR IMF रेगुलेट करता है, ट्रू। स्पेशल, ठीक है, स्पेशल वो डोमेस्टिक राइट्स, ठीक है। तो SDRs IMF इसको रेगुलेट करता है आपको, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। वन ऑफ द मेजर एक तरह से करेंसी होती है SDR, किसकी, IMF की। मूडी क्रेडिट रेटिंग को ट्रू। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी स्टेटमेंट, ये बेसिकली ना 14 में इकोनॉमिक्स के काफ़ी क्वेश्चन आए थे जो अब एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो और बेसिकली हो सकता है मैक्सिमम को नहीं पता हो, वो डायरेक्टली पूछ लिए थे। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन थे, वो हमने पॉलिटी में भी देखे थे, स्टेटमेंट में 14 में, और इसमें भी थे। अभी इस टाइप के हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ये थोड़ा छोड़ सकते हैं, बस ये पुराने देख लीजिए कि अगर वो रिपीट कर दे तो आपको थोड़ा आइडिया हो कि स्टेटमेंट किसने दी थी, हार्वी लेविनस्टीन ने। और
एक्स इनएफिशिएंसी थ्योरी दी थी। ठीक है, 2014 की स्टेटमेंट क्या है, एक ये स्लोगन किसका था, एसबीआई का, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है, इस टाइप के पूछेंगे नहीं तो, पर आप सिर्फ ये देख लीजिए कि कौन से हैं, क्योंकि आप हर बैंक का याद नहीं रख सकते स्लोगन। ठीक है, आप हर थ्योरिस्ट का याद नहीं रखते, इकोनॉमिक्स वाले को खुद नहीं याद रहते। ठीक है, तो विच इज़ रेगुलेटेड बाय फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग। देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन 21 में भी। ठीक है, रेगुलेटर्स पे रेनबो रेवोल्यूशन किसको डील करता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्म सेक्टर, सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, 22 में भी 21 में दोबारा इसका सेबी का इसने पूछ रखा है। ठीक है, कब इसको रेगुलर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, 1992 में। ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स है, बॉम्बे। 14 में इन्वायरमेंटल फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग, ये किसने फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया था, हर्बर्ट साइमन ने। अगर आप पवेड के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये इसका आइडिया होगा, अदरवाइज इसका आइडिया आपको नहीं होगा। तो 14 में काफ़ी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को, मतलब पर्सन की स्टेटमेंट्स को लेके आए थे, तो उस पर आप अभी टेंशन मत लीजिए, बस आप पुराना देख लीजिए पॉलिटी में, और 14 एक तरफ में, 14 इकोनॉमिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन पाए गए थे। ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे लास्ट वीडियो में, स्पेशली 22 के। ठीक है, 2 पेज टाइपिंग में मिस हो गए थे, तो प्लीज़ मैं उसको कवर कर रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ में आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टॉपिक सॉइल्स लेटराइट के बारे में पूछा गया था। ठीक है, ये कट एज ब्रिक्स ट्रू, बाकी इसकी ये स्टेटमेंट गलती, पहली दूसरी, हाई टेम्परेचर लो रेनफॉल। ठीक है, फॉल्स, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन। अब देखिए यूपीएससी ना, मतलब सॉरी एचसीएस, इस साल जो सॉइल्स पे क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के, रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, यूपीएससी के। ठीक है, तो ये उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगर मेरे को इसी टाइप में और डिटेल जाना हो तो मैं और सॉइल्स का वो मेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम ज्योग्राफी का एचसीएस का वीडियो करेंगे, बेसिकली 666 में कवर करेंगे ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये मैं आपको एक बार टेबल में रटवा दूंगा। ठीक है, मुश्किल से 3 से 4 मिनट का काम है उसका, क्योंकि उसमें आपको ठीक है उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर कंसाइज नोट है उसके। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखे होंगे। ठीक है, खुद बनाना चाहें आप प्लीज़ खुद बना लीजिए, अभी बहुत टाइम है। डेवलप इन हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, लैंग्वेज। ठीक है, टॉपिक, ये स्टेट में टॉपिक अगर आप उसमें मर्ज करेंगे तो टॉपिक में स्टेट्स में डाल देना। इंडो यूरोपियन कौन बोलता है, यूपी कहाँ बोली जाती है, पुरानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र। द्रविडियन, आंध्र, तमिल, ये आपको एक का भी आइडिया होगा, आप मैच कर लेंगे। ठीक है, तिब्बत वाली, तिब्बत बर्मा, असम, मणिपुर, नागालैंड, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्रॉप्स, लीडिंग प्रोड्यूसर। अब देखिए 21 में भी क्वेश्चन था, जब मैं आपको उसमें वीडियो में बोला था कि भी लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, या 19 में क्वेश्चन था चिल्ली और टर्मरिक, जिसका आंसर था आंध्रा। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन बच्चे गलत कर रहे थे। अभी लेटेस्ट डेटा आया हुआ है, पढ़ा भी है मेरे पास। ठीक है, 2 पेज का है वो, तो टेबल फॉर्म में, तो वो मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये 22 में भी क्वेश्चन था। ठीक है, हो सकता है इस बार तो इन्होंने डायरेक्टली थोड़ा इजी टाइप पूछ लिया, क्योंकि आप राई से बंगाल डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ये आपको ठीक है ग्राम एमपी का मार्क कर सकते हैं, एक भी पता हो। पर अगर जैसे उस टाइम 19 में क्वेश्चन पूछा था इन्होंने आंध्रा वाला, अगर 23 में थोड़ा डिटेल में गए तो 2 पेज का है, 2 पेज करने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, एक बार देख लेंगे तो अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से कर लेंगे। पॉपुलेशन साइज सेंसस के हिसाब से इसमें काफ़ी बच्चों ने गलती की थी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। अब देखिए जो ये है सिर्फ ये यूपीएससी की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये दूसरे स्टेट्स का भी कंसिडर कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप यूपी में देखें, अगर आप यूपी पीसीएस देते हैं तो यूपी पीसीएस स्टेट्स वगैरह के सेंसस से क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। ठीक है, तो ठीक है, क्रॉप्स वाले भी पूछता है, मिनरल्स के भी पूछता है, लीडिंग प्रोड्यूसर। तो ठीक है, और यूपी का जो पीसीएस है वो भी यूपीएससी की तरफ पैटर्न पे आ रहा है। इवन मेंस का पैटर्न तो उसका चेंज हो ही गया है। इवन उड़ीसा भी अगले साल से अपना मेंस का पैटर्न चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर आप उड़ीसा का भी, ठीक है शायद ही कोई देता हो यहाँ का, पर अगर आपने उड़िया का आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
बन जाता है आराम से वहाँ पे। तो अगले साल से वो खुद यूपीएससी पैटर्न पे मेंस कर रहा है, वो 2 ऑप्शनल हटा के एथिक्स पेपर डाल रहा है साथ में। ठीक है, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी स्टेट्स में पूछे जाते हैं। रिवर डैम, ठीक है, ये देखिए यूपी टाइप के क्वेश्चंस हैं। सरदार सरोवर कहाँ पे? नर्मदा, इसमें। ठीक है, और रुद्र सागर का एक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में, बच्चे उसको इधर उधर भी मार्क कर देते हैं, पर वो सिर्फ आपको एक, अगर वो रुद्र सागर वाला भी ना, वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस है इन स्टेट पीसीएस। स्टेट के निकनेम्स, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ज़रूरी नहीं आपके उससे निपटे हैं एनसीईआरटी से, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, वो निपट तो जाएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, पर एनसीईआरटी से हल्का सा थोड़ा सा बाहर जाना पड़ सकता है और मिनिमम रखना है जो अपना सोर्सेस। स्टेट के निकनेम्स: असम, लैंड ऑफ रेड रिवर, ब्लू हिल्स, मेघालय, अबोर्ड ऑफ क्लाउड। देखिए उत्तराखंड, केरला का गॉड्स ओन कंट्री, देखिए इसकी कभी भी ऐड आती थी केरला टूरिज्म की टीवी पे, तो वो क्या आती थी हमेशा? गॉड्स ओन कंट्री। उत्तराखंड, अगर आपको लैंड ऑफ गॉड नहीं समझ आता तो आप हिंदी में देखिए, हिंदी में लिखा होता देवभूमि। अगर आप उत्तराखंड कभी भी जाते हैं, जैसे ठीक है आप हरिद्वार वगैरह एंटर करते हैं या ऋषिकेश या मान लीजिए कोई भी ये, ठीक है, एंटर करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा होता है? जैसे ही आप हरियाणा का मतलब यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके उत्तराखंड में एंटर होने लगते हैं, सबसे पहले क्या लिखा होता है? देवभूमि में आपका स्वागत है। तो आपको एक भी पता है तो आपका मैच हो जाएगा। विंड्स, ठीक है, विंड्स पे इन्होंने पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस बार भी रिपीट है। वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, प्लानिटरी विंड्स इन जनरल सर्कुलेशंस। ठीक है, सेट्स इन मोशन, रीजनिंग, असर्शन और रीजनिंग के बेस पे पूछा था, यूपीएससी पैटर्न पे गया ये टॉपिक। इंडियंस फिजियोग्राफी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिसुलर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल फॉल्स। ठीक है, सबडक्शन जोन अलोंग हिमालय फ्रॉम सदर्न। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, वेस्टर्न मार्जिन फॉलो करतार माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये स्टेटमेंट छोड़ के बाकी जितनी है आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसमें गैस वर्क थोड़ा खेलना पड़ेगा ये वाले को लेके। ठीक है, और ये जो सी स्टेटमेंट है, एक्सटेंड टू रकियाना माउंटेन ऑफ म्यांमार, ये ट्रू है। ये आपको बेसिकली मैप में क्लियरली दिखता है कि वो, ठीक है, म्यांमार में नीचे जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, हमारे बेसिकली हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे हो गए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स वाइज हमने कर लिए हैं। सिर्फ जो हमारा बचा है, ठीक है, वो हिस्ट्री और करंट बचा है। ठीक है, उसमें मैं करवा दूंगा। इस बार हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन चेंज हुए थे या डिलीट हुए हैं 2022 में। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, जब भी उसके लिए टाइम, उसमें ज़्यादा एफर्ट तो लगता नहीं है, आप चाहे खुद भी कर लें। ठीक है, तो मेरे को सुनने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में अवेलेबल है, डोमिनेट सिविल्स प्रीलिम्स करके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वेबसाइट पे हम, ठीक है, इस मंथ के एंड में रेगुलर उस पर अपडेट करना भी शुरू कर देंगे। उस पर भी आपको मटेरियल आपको ईजिली मिल जाया करेगा। थैंक यू।